हेलो स्टूडेंट्स, तो इलेक्ट्रिसिटी को एनसीईआरटी से हम लोग क्लास 10th में सॉल्व कर रहे थे और लास्ट वीडियो में हमने क्या फिनिश किया था, पेज नंबर 220 पे जो क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है, वहां तक हमने सॉल्व कर लिया। मतलब इसके पहले जितने भी क्वेश्चन है एनसीईआरटी के हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। अगर आपको ये वीडियो बच्चों न्यू मिला है तो जाइए कॉमेंट सेक्शन में जो पिन कॉमेंट है उसको चेक करिए। पिन कॉमेंट क्या होता है, जो कॉमेंट सबसे ऊपर आ रहा है उसको पिन कॉमेंट बोलते हैं। वहाँ रीड मोर पर क्लिक करिए, पूरा क्लास 10th का बच्चों आपको सिलेबस ओपन होकर वहाँ पे आ जाएगा। बहुत ही क्वालिटी कॉन्टेंट आपको इस चैनल पर क्लास 10th का मिलेगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स को मैं पूरा ही पढ़ा चुका हूँ। एक खूबसूरत बात यह है बच्चों इस चैनल के बारे में कि यहाँ पे आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के सॉल्यूशन मिल जाएंगे। कुछ बच्चों को एनसीईआरटी एग्जाम्पलर नहीं पता होता है, जो कि बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है। मैं आपको बता दूं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बच्चों क्या होता है। एनसीईआरटी के साथ साथ सीबीएसई ने एक बुक लगा के रखी है आपकी प्रैक्टिस के लिए, दैट इज कॉल्ड एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, ठीक है ना। तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स की पूरी सॉल्व करा चुका हूँ, हर एक चैप्टर। कहाँ मिलेगा लिंक, पिन कॉमेंट चेक करिए, ठीक है ना। अब देखिए बच्चों, कुछ बच्चों को प्रॉब्लम होती है, उन्हें लिंक नहीं मिलते, तो आप मेरे को सीधे व्हाट्सएप कर सकते हो। अगर आपको लिंक नहीं मिल रहा है ना, तो यहाँ से हम आपको व्हाट्सएप आप करिए मेरे को, मैं यहाँ से लिंक सेंड कर दूंगा 7503644171, ओके। तो यहाँ पे लिंक आपको मिल जाएगा। वैसे आपको व्हाट्सएप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप पिन कमेंट चेक करिए, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। ये न्यू स्टूडेंट्स के लिए था, पुराने बच्चों को सब कुछ पता है कैसे स्मूथली चल रही हैं चीज़ें हमारे चैनल पे, ठीक है, मतलब हम सबके चैनल पे। आइए स्टार्ट करते हैं आज क्वेश्चन नंबर 2, पेज नंबर 220 पर, ठीक है ना बच्चों। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर की डेफिनेशन क्या हुआ करती थी, याद है आपको? इलेक्ट्रिक पावर की डेफिनेशन क्या थी? इलेक्ट्रिक पावर इज द रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम्ड। शॉर्ट में इसको हम आपको समझा देते हैं, इसका मीनिंग क्या है। इसका मीनिंग ये है स्टूडेंट्स, देख लीजिए, मान लीजिए कि आपने कोई बल्ब लगाया, ठीक है ना, आपने कोई बल्ब लगाया या आपने कोई पंप लगाया, ठीक है ना, बल्ब, पंप, फैन, कुछ भी आपने लगाया, ठीक है ना। अब मान लीजिए कि ये देखिए बल्ब में आपने यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल में लगाया इसको और ये नेगेटिव, और स्विच ऑन कर दिया, ठीक है ना। स्विच लगा दो कहीं पे, इसको ऑन कर दो, यहाँ से करंट फ्लो करेगा। जब ये बच्चों यहाँ से करंट फ्लो कर रहा है, आई करंट इसमें से फ्लो कर रहा है इस बल्ब में से, ठीक है ना, और बल्ब का रेजिस्टेंस कितना है, आर है, करेक्ट। और पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी कितना प्रोवाइड कर रही है, या फिर सेल जो भी लगा हुआ है कितना पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कर रहा है, वी। तो ध्यान से चेक करिए, ये करंट जब यहाँ पे ऐसे एंटर करता है तो जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस लगा होगा आपके पास, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस का मतलब क्या हो गया, बल्ब हो गया, कूलर, फैन, कुछ भी लगा होगा, ठीक है ना। तो जब ये करंट इसके रेजिस्टेंस में से होके जाता है, ठीक है, तो करंट के जाने का क्या मतलब है बताइए, इलेक्ट्रॉन्स का जाना, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स के पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी, तभी तो मोशन कर रहे हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स के पास काइनेटिक एनर्जी होती है ना, इतना तो सबको पता है कि करंट प्लस से कहाँ चलता है, माइनस की तरफ, और इलेक्ट्रॉन माइनस से कहाँ चलते हैं, प्लस की तरफ। करंट का चलने का मतलब ही क्या है, चार्ज का मोशन हो रहा है, ठीक है ना। तो यहां से जो चार्जेस आ रहे होंगे जो कि बल्ब के फिलामेंट से होके जाते हैं या बल्ब के रेजिस्टेंस में से होके जाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स के पास जो एनर्जी है बच्चों, वही एनर्जी किस फॉर्म में चेंज आती है, किसी आउटपुट के फॉर्म में, यानी कि आपको लाइट मिलेगी या वहां से आपको हीट मिलेगी, डिपेंड करता है कि बल्ब है। अगर आपके पास पंप लगा है तो वो पंप चल जाता है, ऐसी कुछ इंजीनियरिंग हमने उसमें लगा के रखी है। मतलब ये जो पंप चलता है, ये चलता कैसे बच्चों? तो जवाब है ये एनर्जी कहाँ से आती है, तो जवाब है जो इलेक्ट्रॉन्स के पास एनर्जी है उसी एनर्जी को यूज करके पंप अपना फंक्शन करता है, चलता है, और कुछ एनर्जी हीट के फॉर्म में रेडिएट कर देता है, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये चीज है। तो अब इस पंप को या फिर इस बल्ब को जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल रही है वो कहां से मिल रही है, तो जवाब है वो मिल रही है इस करंट की हेल्प से, यानी कि जो पीछे से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं उनसे। ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की आप लोग बात करते हैं ना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का मतलब ये होता है कि इलेक्ट्रॉन्स के कारण जो एनर्जी है, यानी कि करंट के कारण जो एनर्जी है उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बोलते हैं। बात समझ में आई कि नहीं? तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है, सिंपल शब्दों में सुनिए, इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, मतलब चार्जेस आ रहे हैं इस सर्किट में और बल्ब से होके जा रहे हैं, ठीक है ना। तो बल्ब को जो भी एनर्जी मिलेगी इनपुट में, वो कहां से मिलेगी, इलेक्ट्रॉन से। इसी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी बोलते हैं। अब बल्ब हमने अपना ऐसा बना रखा है कि वो हीट और लाइट आपको देता है। पंप हमने ऐसा बना रखा है कि पंप चलने लगता है, उसमें मोटर वोटर है वो चलने लगेगी, पानी को ऊपर चढ़ा देगी, ठीक है। तो ध्यान से समझिए बच्चों, जब आप बल्ब बाजार से खरीद के लाए हैं और बल्ब पर लिखा हुआ है 100 वॉट, क्या लिखा हुआ है, 100 वॉट, तो इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि 100 वॉट का मतलब है बच्चों, ध्यान से चेक करिए, P इक्वल्स टू, वॉट का मतलब होता है जूल पर सेकेंड। अगर मैं आपको फॉर्मूला दिखाना चाहूं तो पावर का जो फॉर्मूला होगा वो होता है E/T। E क्या है बताइए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और T क्या है, टाइम। अगर हम यहाँ पे टाइम की वैल्यू 1 सेकेंड कर दें, ठीक है ना, टाइम अगर हम थोड़ी देर के लिए मान लीजिए 1 सेकेंड कर दें, ठीक है ना, तो ध्यान से चेक करिए, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी टाइम की, तो P इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, E, जहां पर E क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड है, ठीक है। तो व्हाट इज पावर, पावर इज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड इन 1 सेकेंड, ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो। एंड जब हम टाइम से डिवाइड लगा देते हैं तो हम क्या बोलते हैं, हमने क्या निकाला है, रेट निकाला है। किस चीज का रेट निकाला है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करने का रेट निकाला है कि किस रेट से वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। जैसे कि मान लीजिए आप बाजार से बच्चों दो बल्ब खरीद के लाए, एक पे 100 वॉट लिखा हुआ है और एक पे आपका 200 वॉट लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो इसका मीनिंग समझिए जरा,
देखिए जिस पे 100 वॉट लिखा हुआ है उसका मतलब ये है कि वो जो बल्ब है वो पर सेकेंड 100 जूल एनर्जी कंज्यूम कर रहा होगा। और ये 100 जूल एनर्जी कहाँ से मिल रही होगी, ध्यान से चेक करो। एनर्जी का यूनिट क्या होगा, एनर्जी का यूनिट होगा जूल, और टाइम का यूनिट क्या होगा बताइए, सेकेंड। जूल पर सेकेंड को ही हम लोग क्या बोलते हैं, वॉट बोल देते हैं। जूल पर सेकेंड को ही हम लोग क्या बोल देते हैं, वॉट बोल देते हैं। तो किसी बल्ब पे अगर 100 लिखा हुआ है, 100 वॉट, तो इसका मतलब आप समझ लीजिए कि जब उस बल्ब में से बच्चों करंट जाता होगा, सही है ना। अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस तो आपको पता है इंडिया में 220 वोल्ट रखना पड़ता है, वो तो सबको पता है। तो इस बल्ब को जब हम 220 वोल्ट के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पे लगाएंगे, ठीक है ना, तो बच्चों यहाँ पर ये जो बल्ब है वो पर सेकंड, हर एक सेकंड 100 जूल का एनर्जी कंज्यूम करेगा। कहाँ से कंज्यूम करेगा, तो जवाब है पीछे से जो करंट आ रहा है। करंट आने का क्या मतलब है, जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं उनके पास एनर्जी है, वहां से वो कंज्यूम कर रहा है, सही है। तो ये इसका मीनिंग है, बात समझ में आ गई कि नहीं। अगर 200 वॉट का कोई बल्ब है तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है, ध्यान से चेक करिए, 200 वॉट, वॉट का मतलब क्या होता है, जूल पर सेकंड, यानी कि 200 जूल पर सेकंड, जूल पर सेकंड को हम लोग वॉट बोल दिया करते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान से चेक करो, जो सेकंड वाला बल्ब है वो हर एक सेकंड पर सेकंड कितना एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, 200 जूल का एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। ये एनर्जी कहां से आ रहा है, तो जवाब है पीछे से जो करंट आ रहा है। करंट के आने का मतलब है क्या है, उसके जस्ट ऑपोजिट इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी है ना, उसी की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी, उसी को तो हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये 200 वॉट का जो बल्ब है वो हर एक सेकंड 200 जूल की इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। अब मुझे बताइए दोनों में से किसका पावर ज्यादा है, तो जवाब है दोनों में से, या फिर मेरे शब्दों को ध्यान से सुनिए, दोनों जो बल्ब हमने आपको दिए हैं, पर सेकंड कौन ज्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करता है, तो जवाब है जो दूसरा वाला बल्ब है वो हर एक सेकंड 200 जूल एनर्जी कंज्यूम करता है, और पहला वाला जो बल्ब है वो हर एक सेकंड 100 जूल एनर्जी कंज्यूम करता है। इसका मतलब जो सेकंड बल्ब है, ठीक है, ये P1 निकाला हमने और ये P2 निकाला, तो सेकंड बल्ब का जो पावर है वो फर्स्ट बल्ब से ज्यादा है, ठीक है। यानी कि रेट ऑफ कंजम्पशन बाय द सेकंड बल्ब, रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ व्हाट, रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाय द सेकंड बल्ब इज ग्रेटर देन रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाय द फर्स्ट बल्ब। मतलब फर्स्ट बल्ब हर एक सेकंड 100 ही कंज्यूम करता है, लेकिन सेकंड बल्ब हर एक सेकंड 200 जूल कंज्यूम करता है। अब पावर का मतलब समझ में आया कि कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस आप लगा दीजिए पोटेंशियल डिफरेंस के क्रॉस और चेक कर लीजिए हर एक सेकंड में कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो कंज्यूम कर रहा है, वही उसकी पावर होती है। जो ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करता है हर एक सेकंड, उसकी इलेक्ट्रिकल पावर ज्यादा होगी, और जो कम कंज्यूम करता है उसकी इलेक्ट्रिकल पावर कम होगी। कोई डाउट है बताइए। अब सिंपल है, ये हमने आपको जानबूझ के बताया कि पावर इज व्हाट, पावर इज द रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम। ई क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और रेट निकालने के लिए हम लोग टाइम से हमेशा डिवाइड करेंगे, है ना। जैसे कि मान लीजिए बच्चों की अगर हमें दे दिया गया कहीं पे कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, मान लीजिए 500 जूल कंज्यूम कर रहा है, लेकिन टाइम 1 सेकंड नहीं दिया हुआ है। टाइम अगर आपको यहाँ 50 सेकंड्स दे दिया गया, कितना दे दिया गया, 50 सेकंड्स। तो आपको जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है, मान लो कोई मोटर है वो 500 जूल या कुछ भी है, बल्ब है मान लो कोई, वो 500 जूल या कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है वो 500 जूल कंज्यूम कर रहा है कितने टाइम में, 50 सेकंड में, ठीक है। तो आप इसकी पावर को 500 नहीं बोल सकते हो, आप क्या करोगे, पावर निकालने के लिए एनर्जी को टाइम से डिवाइड करोगे पहले, सही है ना। तो यहां से देखिए कितना आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, और यहाँ पे 10 आ गया, यानी कि 10 जूल पर सेकंड आ गया, यानी कि 10 वॉट आ गया। ये मीनिंग है। 10 वॉट का क्या मतलब है, 10 वॉट का ये मतलब है कि ये जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है इसको अगर हम 220 वोल्ट के क्रॉस लगा देंगे तो 10 वॉट का मतलब है 10 जूल पर सेकंड, यानी कि हर एक सेकंड ये 10 जूल इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करेगा। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। और वो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करता है उससे कुछ वो वर्क डन करेगा, जैसे कि बल्ब गर्म हो जाता है, ठीक है ना, और आपको मतलब हीट भी देता है और लाइट भी देता है, सही है ना। कोई मोटर है वो क्या करती है, पानी को चढ़ाती है, वो गर्म भी हो जाती है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए कि कोई मोटर है आपके पास, ये देखिए कोई मोटर है, ठीक। अब मोटर की मान लीजिए पावर है 100 वॉट, उन्होंने बोल दिया मोटर की पावर है 100 वॉट। 100 वॉट का मतलब क्या, 100 जूल पर सेकंड, यानी कि हर एक सेकंड ये जो मोटर है ये इनपुट में कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी ले रही होगी, 100 जूल का। अब आउटपुट में क्या करती है, गर्म भी हो जाती है, यानी कि कुछ पार्ट तो हीट में चला जाता होगा और कुछ पार्ट ये वर्क डन करती है, ठीक है ना। कुछ पार्ट से वर्क डन क्या करती है, पानी को ऊपर चढ़ाती। मान लो कि 60 जूल पर सेकंड से गर्म हो जाती है, यानी कि हर एक सेकंड पीछे से कितनी एनर्जी ले रहा है, 100 जूल, ठीक है। लेकिन हर एक सेकंड 100 में से 60 जूल से तो हीट हो जाता है, और बचा कुचा कितना है आपका, बचा कितना, 100 में से 60 माइनस कर दीजिए 40 जूल पर सेकंड से वर्क करता है ना, कि पानी को ऊपर चढ़ाता है। ये फील कराना मुझे बहुत जरूरी था आपको कि पावर क्या होती है। तो पावर की डेफिनेशन देखिए, क्यों उन्होंने बोला कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज पावर इज द रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम। रेट क्यों बोला, क्योंकि वो कहना चाहते हैं कि जो भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम हो डिवाइडेड बाय रेट का मतलब क्या, जितने टाइम में कंज्यूम किया उस टाइम से डिवाइड करो। और याद रखिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जूल में लेना है आपने, और टाइम को आपको सेकंड में लेना है, ठीक है। इसी को देखते हुए बच्चों यहां से अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दूं, क्या मेरा इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला बनके तैयार हो जाएगा। ध्यान से चेक करिए, E इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, P इंटू टी। तो ध्यान से चेक करिए, अगर आपको कहीं पे वो पूछें इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितनी कंज्यूम होगी, तो आप बोलोगे पावर को टाइम से मल्टीप्लाई कर दो, पावर को टाइम से मल्टीप्लाई कर दो, तो जो भी एनर्जी आएगी वो जूल में आ जाएगी आपकी,
सही है ना। तो जब इतनी बातें पता चल गई हो तो अब क्वेश्चन को हम लोग करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता होता कि पावर का मतलब क्या होता है। तो एन इलेक्ट्रिक मोटर टेक्स 5 एम्पियर फ्रॉम अ 220 वोल्ट लाइन, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। तो कोई मोटर लगी हुई है, तो मोटर तो मैं नहीं दिखा रहा हूं, बट मोटर का ये रेजिस्टेंस हमने दिखा दिया, सही है ना। मान लो ये आर रेजिस्टेंस की मोटर है, करेक्ट, और इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस लगा हुआ है कितना है, वो 220 वोल्ट, क्योंकि ये 220 वोल्ट की लाइन से कनेक्टेड किया गया है, ठीक है ना। तो ये देखिए यहाँ पर 220 वोल्ट की लाइन लगी होगी, तो हम यहाँ पे आपको एक बैटरी ही दिखा देते हैं क्या जा रहा है उससे, ठीक है ना। ये देखिए, क्योंकि AC DC हम क्लास 12 में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। करंट कितना है बताइए, करंट कितना ड्रॉन करता है 5 एम्पियर का, और V कितना दिया हुआ बताइए 220 वोल्ट। मोटर का रेजिस्टेंस हमने यहाँ पर दिखा दिया है। अब मुझे बताइए, इन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे, डिटरमाइन द पावर ऑफ द मोटर, ठीक है ना, पावर आपको निकालनी है। तो पावर का आपने क्लास में फॉर्मूला पढ़ा हुआ है क्लास 10 में, ठीक है ना। पावर का क्या फॉर्मूला होता है, अब बच्चे बोलेंगे सर पावर का ये वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम। कैसे लगा दें, यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम दी ही नहीं है, ठीक है ना। तो पावर का कौन सा फॉर्मूला लगेगा, तो पावर का फॉर्मूला लगेगा, आपने पढ़ा था पावर का, देखिए आपको पोटेंशियल डिफरेंस पता है, मोटर के क्रॉस कितना लगा हुआ है 220 वोल्ट, ठीक है, और करंट पता है, तो P = V × I लग जाएगा आपके पास, ठीक है ना। अब यहाँ से निकाल लीजिए, V की वैल्यू बताइए कितनी है 220 वोल्ट्स इंटू I की वैल्यू क्या है 5 एम्पियर। अब ध्यान से चेक करो, V की SI यूनिट क्या होती है, वोल्ट, कोई दिक्कत नहीं है। करंट की क्या होती है, एम्पियर। तो जब ये वोल्ट में है और ये एम्पियर में, करंट किसमें, एम्पियर में, और पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट्स में, तो पावर किस में आएगी, वॉट में आएगी, हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो 5 0 0, 5 2 10 कैरी जाएगा 1, 5 2 10 + 1 11, तो 1100 वॉट आ गया आपका आंसर। क्या आ गया, 1100 वॉट, जिसको आप ऐसे भी लिख सकते थे, 1100 वॉट की जगह हम कैपिटल W भी लिखा करते हैं, ठीक है। एक चीज़ और मैं दिखाना चाहता हूं, क्योंकि बच्चे डिटेल में पढ़ते नहीं तो आप लोगों को कन्फ्यूजन होता है, तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर ध्यान से चेक करिए कि यूनिट्स का क्या हुआ एक्चुअल में। V की यूनिट क्या होती है, V = what, W/Q, ठीक है ना। यूनिट्स का भी खासा ख्याल रखिए, तभी आपको कॉन्फिडेंस आएगा। V = W/Q वाला फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, बताइए। हाँ, V = W/Q, W क्या होता था बताइए, वर्क डन, वर्क डन का यूनिट क्या होता है, जूल, और कूलॉम, ये Q क्या होता था, चार्ज, चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलॉम होता है। तो वोल्ट्स का मतलब क्या हो गया बताओ, वोल्ट्स का मतलब हो गया जूल पर कूलम इंटू करंट। I = क्या होता था बताइए, I = क्या होता था, Q/T, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, ठीक है। Q का यूनिट क्या होता है, चेक करो, एम्पियर कैसे बनता था, कूलम पर सेकंड से, है ना। Q की जगह क्या लिखोगे, मतलब Q की यूनिट क्या होती है, कूलम, और टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकंड। तो ध्यान चेक करो, कूलम से कूलम कट जाता और जूल पर सेकंड आ जाता, और जूल पर सेकंड को ही क्या बोला जाता था, चेक करो, जूल पर सेकंड को ही क्या बोला जाता था, वॉट। इसलिए हमने यहाँ पर पावर को वॉट में बताया हुआ है। आपको एग्जाम में ये सब करके नहीं दिखाना है, आपको बस ये दिमाग रखना है बच्चों, ये ध्यान रखना है कि आपका करंट एम्पियर में होना चाहिए और आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो वोल्ट्स में होना चाहिए। कभी कभी एग्जाम में बच्चों मिली एम्पियर करके वो बोल देते हैं, इसलिए मैंने ये बात बताई। अगर वो एग्जाम में मिली एम्पियर आपको बोलते हैं तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो एम्पियर में आ जाएगा, और अगर माइक्रो एम्पियर बोलते हैं तो 10⁻6 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो एम्पियर में आ जाएगा, ठीक है ना। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। चलो बहुत बढ़िया, तो पार्ट 1 हो गया, डिटरमाइन द पावर ऑफ द मोटर। पावर ऑफ द मोटर आ गई हमारी, कह रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम इन 2 आवर, ठीक है। तो अभी हमने आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला देखिए यहाँ पर बना के दिखाया था, ठीक है ना। E = कितना आ गया था, P × T आया था, सही है ना। चलो बहुत बढ़िया, अब ध्यान से चेक करिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम = पावर इंटू टाइम, करेक्ट, पावर इंटू टाइम, P × T। पावर अभी आप लोगों ने निकाल ली है, पावर कितनी आई है 1100 वॉट, ठीक है, इंटू टाइम। टाइम बच्चों इन्होंने 2 आवर बोला हुआ है, सुन लीजिए, टाइम की जो SI यूनिट होती है वो सेकंड होती है, ठीक है ना। तो आपको टाइम को किस में रखना है, आपको सेकंड में रखना है, ठीक है ना। तो 2 आवर नहीं रखेंगे हम लोग, 2 आवर को हम लोग किस में चेंज कर लेंगे, सेकंड में, ठीक है ना। 2 आवर, पहले आर को किस में चेंज करेंगे, मिनट में। तो कैसे मल्टीप्लाई, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 60 से, तो 2 × 60 करेंगे तो ये किस में आ जाएगा, मिनट्स में आ गया। अभी तो ये मिनट्स में आ गया, सही है ना। उसके बाद मिनट को सेकंड में कैसे चेंज करते हैं बताइए, 60 से फिर से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेकंड में आ जाएगा, यानी कि 2 × 60 और एक बार और 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अब ये सेकंड में आ जाएगा, ठीक है। अब चेक कर लो बच्चों, क्या आएगा, 6 × 36, 3600 × 2 कितना हो जाएगा, 7200। तो 7200 क्या आ गया आपके पास, सेकेंड्स आ गए। यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए टाइम की, ठीक है। तो टाइम की जगह आपने क्या रखना है, 7200 क्या सेकेंड्स, ठीक है ना। यहाँ एनर्जी लिखा हुआ था वो आप देख लेना। नाउ स्टूडेंट्स, वॉट का मतलब क्या होता है, जूल पर सेकंड। अभी आपको बताया था वॉट का क्या मतलब होता है, जूल पर सेकंड, ठीक है। अभी कहीं बताया था ना, जूल पर सेकंड का मतलब क्या होता है, वॉट होता है, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर अगर यूनिट्स को ध्यान से रखें तो 1100 × 1100, हाँ, वॉट की जगह 1100 क्या था, पावर, जिसको हमने वॉट में लिया था। तो वॉट की यूनिट क्या होती है, जूल पर सेकंड। अब कुछ बच्चे सोच रहे हैं यूनिट क्यों दिखा रहे हैं भैया, इसलिए दिखा रहे हैं
कोई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ जाएगा तो उसमें आप गलत कर देते हो, बड़ा बेसिक पूछता है, इसलिए सबको लेते हुए चल रहे हैं, ठीक है ना। वॉट की जगह आप जूल पर सेकंड लिख सकते हो इनटू 7200 सेकंड्स, ठीक है ना। अब ध्यान चेक करो, सेकंड से सेकंड कट गया, बताओ क्या बचा, जूल बचा कि नहीं बचा। आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकाल रहे थे और यही तो मैं बोल रहा था कि आंसर किस में आएगा, जूल्स में आएगा, यही तो मैं बोल रहा था, सही है ना। तो कितना हो गया 1100 इंटू 7200, करेक्ट। सॉल्व करते हैं, अब आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से चेक करिए। 72 को हम 11 से पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है ना, और पीछे 1 2 3 4 0 हम लगा दिया करेंगे, ठीक है। चलो देखते हैं, कहीं पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको, यहीं पे कर लेते हैं, ठीक है ना। चलो क्या है हमारे पास, 72 इंटू 11 करेंगे, 1 2 ज़ा 2, 1 7 ज़ा 7, 1 2 ज़ा 2, 1 7 ज़ा 7, ठीक है। 2 7 + 2 9 और इधर आ जाएगा 7, कितना आ गया आपके पास यहाँ पर 792 और 1 2 3 4 0, 1 2 3 4 0 आ गया, ठीक है ना। और यूनिट क्या आ गई आपकी, जूल्स, ठीक है। जूल्स के लिए आप कैपिटल जे भी लिख सकते हो। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, क्या हम आंसर ऐसे ही छोड़ दें, तो जवाब है नहीं, आंसर ऐसे नहीं छोड़ना है, आपको आंसर साइंटिफिक नोटेशन में लेके आना है। सर साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लेके आते हैं, तो ध्यान से चेक करो, ये कोई नंबर आपका लिखा हुआ है ऐसा, ठीक। अब इसमें आपको डेसिमल कहीं नहीं दिख रहा है, तो कहाँ मानेंगे डेसिमल, सबसे पीछे मानेंगे, यहाँ पे मानेंगे सबसे पीछे, और यहाँ से डेसिमल को उठाकर, अरे भाई सीधी सी बात है ना यार, 5 लिखा हुआ है, 5 का मतलब क्या होता है 5.0, सही है। तो तुम 792 1 2 3 4 0 लगे तो इसको तुम क्या लिख सकते हो, पॉइंट लगा के 0 यहाँ बढ़ा लो, क्या दिक्कत होगी बताओ, वैल्यू थोड़ी ना चेंज हो जाएगी। अब ये वाला डेसिमल उठाकर आप यहां पे लेके आइए, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है साइंटिफिक नोटेशन में डेसिमल से जस्ट पहले एक ही सिंगल डिजिट होता है, ठीक है ना। तो पॉइंट हम इस तरीके से लेके आएंगे कि पॉइंट से पहले, डेसिमल से पहले एक ही डिजिट बचे, तो वो डिजिट कौन है 7, ठीक है। तो 7 पॉइंट क्या हो जाएगा 92। अब ध्यान से चेक करिए कि आप कितने प्लेस लेफ्ट में लेके आए हैं पॉइंट को, तो चेक करो 1 पॉइंट, देखो कितने डिजिट लेफ्ट में लेके आए, 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट, 5 डिजिट और 6 डिजिट। तो आप लेफ्ट में कितने डिजिट लेके आओ, 6 डिजिट, इसलिए आप क्या करोगे 10 की पावर 6 यहां पर लिख दोगे साथ में। कोई डाउट है बताइए, जितने प्लेस लेफ्ट में लेके आते हैं 10 की पावर में उतना ऐड करेंगे, और जितने प्लेस राइट में ले आते हैं 10 की पावर में उतना सब्ट्रैक्ट करेंगे, बार बार हमने क्लास में आपको बताया हुआ है, ठीक है ना। तो द रिक्वायर्ड आंसर इज व्हाट, पावर इज 1100 वॉट एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड इन 2 आवर इज गिवन बाय 7.92 इंटू 10⁻6 जूल्स। ओके, कर लीजिए। पेज नंबर 221 एनसीईआरटी में ओपन करिए, क्वेश्चन नंबर 1 को लेते हैं, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को लेने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि आपने क्लास में पढ़ा हुआ है कि जो रेजिस्टेंस है आपका, ठीक है, रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला आपने पढ़ा है वो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू ρl/a पढ़ा हुआ है, ठीक है ना। यानी कि रेजिस्टेंस जो है वो किस पे डिपेंड करता है, रो मतलब रेजिस्टिविटी, याद है आप लोगों को रेजिस्टिविटी, और रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करता है, मटेरियल पर, ठीक है ना। रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करता है, मटेरियल पर। यानी कि अगर आप मटेरियल चेंज कर देंगे, मतलब जैसे एक बार कॉपर की वायर ली और एक बार एल्युमिनियम की ली, तो मटेरियल चेंज हो गया, एक बार कॉपर था एक बार एल्युमिनियम था, तो रो की वैल्यू चेंज हो जाएगी तो रेजिस्टेंस भी चेंज हो जाएगा, सही है। अब आर डिपेंड करता था लेंथ पे, यानी कि जब आप लेंथ चेंज करेंगे, ठीक है, तो आपका रेजिस्टेंस भी चेंज हो जाएगा। उसके बाद ए क्या होता था, क्रॉस सेक्शन एरिया होता था, ठीक है। क्रॉस सेक्शन एरिया अगर आप चेंज करेंगे किसी वायर का तो उसका रेजिस्टेंस भी चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। क्रॉस सेक्शन एरिया कुछ बच्चे नहीं समझते तो मैं आपको बता दूं, आपने कभी ना कभी भिंडी जरूर काटी होगी, मम्मी को काटते हुए देखा होगा। तो ये देखिए भिंडी एक हमने ले ली है, ऐसा जब आप काटते हो उसको ऐसा चाकू रखो, ऐसा वर्टिकली इसको ऐसे कट करो, जब ऐसे कट करोगे तो ये जो सामने आपको एक सर्कल दिखाई पड़ेगा ना, दिस इज कॉल्ड व्हाट, क्रॉस सेक्शन एरिया। ओके, तो क्रॉस सेक्शन एरिया आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब ध्यान से चेक करिए इस क्वेश्चन को पढ़िए, कह रहा है कि अ पीस ऑफ वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर इज कट इनटू 5 इक्वल पार्ट्स। चलिए जो कह रहा है करते जा रहे हैं, ठीक है ना। ये हमारे पास एक वायर है, ठीक है, जिसका रेजिस्टेंस कितना है, कैपिटल आर है। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर इस पूरे वायर का रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है, कैपिटल आर। इस बात का आप खासा ख्याल रखें। तो ये एक आपको वायर गिवन है, ठीक है, और चलो इस वायर के रेजिस्टेंस को हम लोग यहाँ पे दिखा देते हैं। इसका रेजिस्टेंस कितना है, कैपिटल आर है। कोई डाउट है बताइए। ओके, आ रही वीडियो दिखाई पड़ रहा है, हाँ चलो। तो इस वायर की सपोज लेंथ को हम लोग एल अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है ना। तो इसकी लेंथ कितनी है आपकी, एल हो गई, करेक्ट, और इसका रेजिस्टेंस कितना है, कैपिटल आर है। चलो बहुत बढ़िया। अब इन्होंने क्या बोला, इस कट इनटू 5 इक्वल पार्ट्स। इसको बच्चों 5 इक्वल पार्ट्स में कट कर दीजिए, 5 इक्वल पार्ट्स में कट कर दीजिए, ठीक है ना। तो 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट, 5 इक्वल पार्ट। और ध्यान रहे सबके पार्ट्स क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, ठीक है ना। मतलब जो 5 पार्ट्स बनेंगे वो इक्वल लेंथ के होने चाहिए। तो देखो जरा कुछ इस तरीके से आपको दिखाई पड़ेगा। ये देखिए, ये बना आपका 1 पार्ट, ठीक, ये 2, ठीक है, यहाँ पे बना देते हैं। देखिए ये आपका 1 2 3 4 और 5 इक्वल पार्ट्स में हमने इनको डिवाइड कर दिया। अब एक बात बताइए बच्चों कि जब आपने इनको 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया तो पूरे वायर की लेंथ कितनी थी, L।
तो हर एक वायर की लेंथ कितनी हो जाएगी L/5। अरे 5 से डिवाइड कर दो ना टोटल लेंथ को, भाई टोटल लेंथ को 5 से डिवाइड करोगे ना, टोटल 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी बताइए L/5। सेकंड वायर की लेंथ कितनी हो जाएगी, यहाँ पे लिख रहा हूँ L/5। थर्ड की भी कितनी हो जाएगी L/5। फोर्थ की भी कितनी हो जाएगी L/5 और फिफ्थ की भी कितनी हो जाएगी L/5। सभी वायर्स की लेंथ, चलो इसकी भी लेंथ यहीं पे लिख देता हूँ, L/5 हो जाया करेगी कि नहीं हो जाया करेगी। अब एक बात बताइए बच्चों, जब आपने वायर को कट किया तो क्या आपने इसका क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज किया? बताइए, क्या आपने इसका क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज किया? नहीं चेंज किया। अरे भाई आपने वायर को मोटा थोड़ी ना कर दिया, या आपने वायर को पतला थोड़ी ना कर दिया, इसकी थिकनेस थोड़ी ना चेंज हो गई, तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कहाँ से चेंज हो जाएगा? यानी कि नो चेंज इन क्रॉस सेक्शन एरिया। तो ए को हम नहीं चेक करेंगे यहाँ पर। क्या आपने मटेरियल चेंज कर दिया? जवाब है नहीं। ध्यान से चेक करो, ये पूरी कॉपर की बनी हुई थी मान लो, तो ये भी तो कॉपर का टुकड़ा है, ये भी तो कॉपर का टुकड़ा है, ये वहीं से तो आया, मटेरियल थोड़ी ना चेंज हो जाएगा। ऐसा थोड़ी ना कि तार काट दोगे तो कॉपर की जगह एल्युमिनियम के बन जाएंगे वो। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं? तो इसलिए बच्चों आपने मटेरियल भी चेंज नहीं किया, इसलिए हम लोग रो को भी नहीं चेक करेंगे। ठीक है, क्योंकि रो रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करती है? मटेरियल पे। अब बचा केवल क्या? लेंथ। चेक करो, तो रेजिस्टेंस केवल किस पे डिपेंड कर रहा है? लेंथ पे। और रेजिस्टेंस वाज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। चेक कर लो, अगर ए और रो की बात नहीं करें तो रेजिस्टेंस जो है वो एल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यानी कि इसका क्या मतलब होता है सर? इसका मतलब लेंथ को जिस रेशियो में अगर आप इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस भी उसी रेशियो में इंक्रीज करेगा, एंड वाइस वर्सा। इसी का जस्ट उल्टा मतलब कि लेंथ को आप जिस रेशियो में डिक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस भी उसी रेशियो में डिक्रीज होगा। इसका क्या मतलब होता है सर? इसका ये मतलब होता है कि अगर आपने लेंथ को L/5 कर दिया तो पूरे वायर की जितनी रेजिस्टेंस थी कैपिटल R, वो भी क्या हो जाएगी? R/5। वो भी 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। बात समझ में आई कि नहीं? कोई डाउट है? लेंथ अगर 5 से डिवाइड हो रही है तो रेजिस्टेंस भी 5 से क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। ये इसका मीनिंग है। चेक करो ना, लेंथ को 5 टाइम्स आपने कम कर दिया तो रेजिस्टेंस भी 5 टाइम क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, क्योंकि ये इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जैसा जैसा लेंथ बिहेव करेगा वैसा वैसा रेजिस्टेंस बिहेव करेगा। सही है, तो मुझे बताइए बच्चों, ये वाला जो फर्स्ट वायर है इसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? मतलब जो फर्स्ट पीस है, टोटल रेजिस्टेंस कितना था? कैपिटल R, तो इसका रेजिस्टेंस हो जाएगा R/5। सही है। सेकंड जो वायर है उसका भी रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा बताइए? R/5। थर्ड वाले का भी कितना हो जाएगा बोलिए? R/5। और इसका रीजन क्या है? R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। ठीक है। नेक्स्ट वाले का भी रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स बोलिए? R/5। और नेक्स्ट वाले का भी रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा बोलिए? R/5। कोई डाउट है? ये हो गया। अब आप लोग को चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अब इन्होंने क्या किया, क्वेश्चन पढ़िए जरा, कह रहा दीज पार्ट्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। इन सभी को पैरेलल में लगा दिया। तो चलो भाई हम लोग भी इसको पैरेलल में लगा देते हैं। ठीक है ना, ये हमने इसको पैरेलल। कुछ बच्चे बोलेंगे वायर लंबी कर दी। अरे भाई इग्नोर करो यार इसको, जो हम यहाँ पे वरना हम तुम्हें कनेक्ट करके कैसे दिखाएंगे पैरेलल में, है ना। वो उसकी लेंथ L/5 ही है, वो तो मुझे ऐसे ही बढ़ाना पड़ा बस। ठीक है, इसके क्रॉस एक वोल्टेज सोर्स लगाओगे, इसमें करंट I फ्लो करेगा, ये इस तरीके से। ठीक है ना। अब सुनो वो क्या कहता है, कह रहा है कि दीज पार आर कनेक्टेड इन पैरेलल। हमने कनेक्ट कर दिया। कह रहा है इफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन इज R'। बच्चों ध्यान से चेक करिए, इसका अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ये जो आपने जो 5 पीस निकल के आए थे इनको अगर आपने पैरेलल में लगा दिया तो इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो कितना है? R' है। ध्यान से चेक करिएगा स्टूडेंट्स, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है? R' है। अब एक बात बताओ, अगर 5 रेजिस्टेंस आपके पैरेलल में लगे होते हैं तो आपने फॉर्मूला क्या पढ़ा हुआ है इनका इक्विवेलेंट निकालने का? 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/R1 और प्लस 1/R2 और प्लस 1/R3 और प्लस 1/R4 और प्लस 1/R5। पैरेलल में है तो हम लोग 1/R इक्विवेलेंट वाला ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, सबको पता ही है। अब ध्यान से चेक करिए, जब हमने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया तो R इक्विवेलेंट कितना दिया हुआ है? दीज पार्ट्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल इफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन इज R'। ध्यान से चेक करो, तो R इक्विवेलेंट की जगह क्या रखोगे? R' रखोगे इज इक्वल्स टू, अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, 1/R1। ध्यान दीजिएगा, बहुत ध्यान से यहाँ बच्चे गलत करते हैं। R1 का वैल्यू क्या है? R1 का वैल्यू है फर्स्ट रेजिस्टेंस, चेक कर लो, R/5। ठीक है, तो यहाँ पर हम रखेंगे R/5, करेक्ट, R1 की जगह, प्लस 1/R2 की जगह क्या रखोगे? R/5 रखोगे। ठीक, प्लस 1/R3 की जगह भी क्या रखोगे? R/5। भाई सारे रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम है ना, ये R2 है आपका, ये आपका R3, ठीक है, ये आपका R4 है और ये आपका R5 है। सही है, तो प्लस 1 2 3 हो गए, 1/R/5 फिर से रखेंगे और प्लस 1/R5 था, R5 की जगह R/5 रखोगे आप। ठीक है, अब इसको तो सबको सॉल्व करना आता होगा। यहाँ से हो जाएगा 1/R' इज इक्वल्स टू, थोड़ा ध्यान दें स्टूडेंट्स, 1/R/5, ये 5 ऊपर चला जाएगा तो 5 × 1 5, 5/R प्लस इसी तरीके से ये 5 ऊपर चलेगा, 5 × 1 5, 5/R और प्लस ये 5 ऊपर चलेगा तो 5/R और प्लस ये 5/R। ठीक है ना, ये तो मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, ये भी ऊपर चलेगा। आप लोग एग्जाम में ना फटाफट कर दीजिएगा, आपको जैसे भी समझ में आता है। अब ध्यान से चेक करिए, यहाँ पर ये हो जाएगा आपके पास
1 अपॉन आर डैश इज इक्वल्स टू, यहाँ पे लेफ्ट में 1 अपॉन आर डैश, और राइट हैंड साइड को देखिए बच्चों ध्यान से, सभी के डिनोमिनेटर सेम है, यहाँ भी आ रहे, यहाँ भी आ रहे, यहाँ भी आ रहे, यहाँ भी आ रहे, यहाँ भी आ रहे। हमने पढ़ा हुआ है क्लास 7th 8th में कि जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो उनको बस हम एक ही बार ऐसे लिख देते हैं और न्यूमरेटर में जितने भी नंबर होते हैं सबको ऐड कर दिया जाता है, ठीक है। तो 5 + 5 + 5 + 5, 5 को 5 टाइम्स ऐड करिए, कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? ये देखिए आ गया कि नहीं आ गया बताइए। अब इन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा था? द रेशियो ऑफ आर एंड द रेशियो ऑफ आर टू आर डैश, आर का आर के साथ, आर का आर डैश के साथ रेशियो निकालना है। आर क्या था? जो आपको ओरिजिनल वायर दिया हुआ था, जब हमने उसको कट नहीं किया था तो उसका रेजिस्टेंस था। आर डैश क्या है? आर डैश क्या है? जब हमने इसको 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और 5 इक्वल पार्ट्स जो थे उनको पैरेलल में लगा दिया, तो इस पैरेलल सर्किट का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस था वो है आर डैश, ठीक है ना। तो जो ओरिजिनल रेजिस्टेंस था उसका रेशियो निकालना है किसके साथ? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर डैश के साथ। अब यहाँ से आपको क्लियरली दिख रहा होगा, ठीक है ना। कैसे निकालें सर? बहुत इजी है, ध्यान से चेक करिए। आपको कुछ नहीं करना है, इस आर को इधर ले आइए बस, या फिर मल्टीप्लाइंग बाय आर बोथ साइड। आपको पता है किसी इक्वेशन में हम बोथ साइड सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उस इक्वेशन पे फर्क नहीं पड़ता है। तो लेफ्ट हैंड साइड में भी आर से मल्टीप्लाई कर दीजिए और राइट हैंड साइड में भी आपने आर से मल्टीप्लाई कर देना है। ये वाला आर आर से कैंसिल हो जाएगा और लेफ्ट हैंड साइड देखिए आर इंटू 1 क्या हो जाएगा? आर अपॉन में क्या हो जाएगा? आर डैश इज इक्वल्स टू क्या बचा यहाँ पर? 25 के नीचे क्या बचा? कुछ नहीं बचा, यानी कि 25:1। या तो 25:1 दिया होगा ऑप्शन में, या तो 25 ही दिया होगा, ठीक है। 25 का मतलब 25:1 भी लिखा हो सकता है, ये भी लिखा हो सकता है। तो आप देख लो आपके ऑप्शन में क्या दे रखा है। यस, आपके ऑप्शन में क्या दे रखा है? 25। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, यहाँ पर जो गलती होती है एग्जाम में आप लोगों से, वो क्या होती है? गलती ये होती है, आप ये चीज़ देखते ही नहीं हो क्या लिखा हुआ है एग्जाम में, R/R डैश, R/R डैश ही तो निकाला है मैंने। एग्जाम में आंखें थोड़ी सी खोल लीजिएगा। मान लीजिए कि अगर उन्होंने ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया होता R'/R, तो आंसर क्या आता? तो जवाब है इसी का रेसिप्रोकल आता। यहां तक निकाल लेते एंड टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड, यहां तक पहले निकाल लेते R/R'। थोड़ा सा आंखें खोल लीजिएगा, पूछा क्या है, क्योंकि वो एग्जाम में आपको दोनों ऑप्शन देंगे, ठीक है ना। तो R/R' कितना है? 25 के नीचे हम लोग 1 अज्यूम करेंगे अपने मन से और बोथ साइड रेसिप्रोकेट कर देंगे इसको। तो क्या हो जाएगा? R' ही, R' ऊपर चला जाएगा और R कहाँ जाएगा? नीचे। तो क्या हो जाएगा? R'/R, ये भी रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी कि 1/25 या फिर 1:25। तो अगर वो R'/R पूछता तो हम 1:25 आंसर करते। बहरहाल अभी तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, कर लीजिए स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 2 इज अ वेरी इजी क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डज नॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिकल पावर इन द सर्किट? अब ध्यान से सुनिए, आप लोग एग्जाम में पता है क्या गलती करते हो? ये नहीं पढ़ते हो, डज के बाद आप नॉट को नहीं पढ़ते हो। हमेशा वो एग्जाम में लगभग आप देखोगे 99% केस में वो ये नहीं पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डज रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक पावर, वो पूछता है डज नॉट। हमेशा क्वेश्चन में वो पूछता है डज नॉट। तो एग्जाम में पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा अच्छे से, डज नॉट पूछा है कि डज, तो इनमें से कौन सा इलेक्ट्रिकल पावर को नहीं रिप्रेजेंट करता है उस पर टिक लगाना है, जो रिप्रेजेंट करता है उस पर टिक नहीं लगाना है। तो याद करो पावर का फॉर्मूला हम लोगों ने जो क्लास में पढ़ा है, P = V × I, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू करंट, ठीक है ना। ये होता है। और क्या होता है? ये तो हो गया आपका फर्स्ट फॉर्मूला। और क्या बन सकता है बताइए, सोचिए। आप ओम्स लॉ लगा दीजिए, ओम्स लॉ तो नहीं, ओम्स लॉ का जो रिजल्ट होता है वो लगा दीजिए, V = IR, ठीक है ना। तो P = क्या हो जाएगा बताओ ध्यान से, इस V की जगह IR रखिए, ठीक है ना। तो I × R जब इसकी जगह रखोगे तो I एक तो यहाँ पर एक्स्ट्रा है, I × I क्या हो जाएगा? I²R। तो ये हो गया आपका सेकंड फॉर्मूला, ठीक है ना। और क्या कर सकते हैं, यहाँ से अगर हम I की वैल्यू निकालें, ठीक है, तो I = क्या हो जाएगा? ये R इधर चलेगा V के नीचे, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई में होता जाएगा डिवाइड। तो I = V/R। तो P = अब ध्यान से चेक करो, I की जगह आप क्या रख सकते हो? V/R, ठीक है ना। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर लो, तो I का स्क्वायर = क्या हो जाएगा? V²/R², यानी I² की जगह हम लोग क्या रखेंगे? V²/R² इंटू R, सही है। अब देखो यहाँ पर R² है तो एक R से एक R कैंसिल हो जाएगा और क्या हो जाएगा? V²/R। तो ये हो गया आपका पावर का थर्ड फॉर्मूला, ठीक है ना। और कोई तो पॉसिबल नहीं। P = VI, P = I²R और P = V²/R। इनको छोड़कर जो भी दिया होगा वही गलत होगा। तो ध्यान से चेक करो, P = I²R, ये तो सही है, इस पे नहीं टिक, जो सही है उस पर नहीं टिक करेंगे, ये तो करेक्ट है, इस पर टिक नहीं करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद IR², क्या IR² वाला कोई फॉर्मूला है? तो जवाब है नहीं, तो ये वाला नहीं, यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन सी को देख लीजिए, P = V × I, फर्स्ट वाला फॉर्मूला मैच कर रहा है। और जो है यहाँ पर देखिए P = V²/R, तो ये भी आपका करेक्ट है। तो ये करेक्ट, बी वाला इनकरेक्ट है। कोई डाउट है बताइए? तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, कर लीजिए। और स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 220 वोल्ट एंड 100 वॉट। इसको पता है क्या बोलते हैं? ध्यान से सुनो जरा बच्चों, बहुत ध्यान से। आप बल्ब बाजार से ऐसा बल्ब खरीद के लाए, एक
बॉक्स में पैक था, ये पैक है, अभी पैकिंग खुलेगी तो आप बल्ब निकाल के लगा दीजिएगा होल्डर में। ध्यान से समझो, इस पैकिंग पे कहीं ना कहीं इसकी पावर वोल्टेज रेटिंग लिखी रहती है। सुन लीजिए क्या लिखी रहती है, पावर वोल्टेज रेटिंग। ये पावर वोल्टेज रेटिंग क्या होती है, इसका मतलब होता है वहां पर आपको पावर दी रहेगी, ठीक है ना। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो पावर है वो कितना है, 100 वॉट। यूनिट तो पहचानते हो ना, यूनिट तो पहचानते होगे, हाँ। पावर का यूनिट क्या होता है, वॉट। तो 100 वॉट यानी कि पावर दी हुई है आपको 100 वॉट, ठीक है ना। और पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया है, V इज इक्वल्स टू वॉट, 220 वोल्ट। इसी को हम बोलते हैं क्या, पावर वोल्टेज रेटिंग। यानी कि पावर दी होगी और वोल्टेज आपको यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस आपको दिया होगा। पता है इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है जिस भी कंपनी ने, मान लो बजाज का बल्ब है, ठीक है ना, तो उसने पता है ये पावर वोल्टेज रेटिंग लिख के आपको क्या बताना चाहता है, वो ये बताना चाहता है कि जब आप बल्ब को, इस बल्ब को बॉक्स से निकाल लीजिए और इस बल्ब को जब आप, ध्यान से सुनिए बच्चों, इस बल्ब को जब आप 220 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस लगाओगे तो इसकी पावर कितनी होगी, 100 वॉट। ये जो पावर है ये कौन सी वाली पावर है, इनपुट पावर है। हमने 2 तरीके की पावर क्लास में आपको बताई, पर ज़्यादा आपको टेंशन नहीं लेना है। आप सुनिए पावर क्या होता है, हमने आपको क्लास में पढ़ाया भी है, कई बार बताया। पावर इज इक्वल टू व्हाट, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम पर यूनिट टाइम। चेक करो, पावर इज व्हाट, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम पर यूनिट टाइम। तो ये जो 100 वॉट आपको दिया हुआ है, P इज इक्वल्स टू 100 वॉट, वॉट का मतलब जूल पर सेकेंड, जूल पर सेकंड। एनर्जी को आप जूल में और टाइम को आप सेकंड में लीजिए, तो जूल पर सेकंड, ठीक है ना। तो वो कंपनी आपसे कहना चाहती है, जिसने भी बल्ब बनाया है, ठीक है ना, जो भी मैन्युफैक्चर्ड है, वो आपसे कहना चाहते हैं कि जब इस बल्ब को आप 220 वोल्ट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पे लगाएंगे तो उस टाइम ये बल्ब जो है वो हर 1 सेकंड कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करेगा, 100 जूल की। ये इसका मीनिंग होता है पावर वोल्टेज रेटिंग का। कोई डाउट है बताइए। अब आपने इस बल्ब को ले जाकर बच्चों अगर 220 वोल्ट पे ना लगा के आप किसी और पोटेंशियल डिफरेंस पे लगा दें, 110 पे लगा दें, तो इसकी पावर चेंज हो जाएगी। बात समझो जरा, बात थोड़ा सा फील करेगा बच्चों। मान लीजिए कि आपने पोटेंशियल डिफरेंस को 220 वोल्ट नहीं दिया, आपने बल्ब आपका सेम है, वही बल्ब है, बल्ब आपका सेम है, बल्ब नहीं चेंज हुआ, लेकिन आपने क्या किया, यहाँ से करंट आई फ्लो करेगी, ठीक है ना। बल्ब आपने नहीं चेंज किया, लेकिन आपने बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस आपने चेंज कर दिया। यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस आपने हाफ कर दिया या कुछ भी कर दिया, कम कर दिया, ज़्यादा कर दिया, तो ये ध्यान से चेक करिए, यहाँ पर आपने पोटेंशियल डिफरेंस जस्ट हाफ कर दिया है, ठीक है ना। तो पावर का क्या होगा, तो सुन लीजिए मेरी बात, पावर बच्चों डिक्रीज कर जाएगी, पावर घट जाएगी। अगर आपने पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज कर दिया तो पावर डिक्रीज कर जाएगी, याद रखिएगा। और पोटेंशियल डिफरेंस अगर आपने इंक्रीज कर दिया तो पावर इंक्रीज कर जाएगी। पता है क्यों, ध्यान से समझो कि जब इस कंपनी ने आपको बोला था कि अगर आप 220 वोल्ट के क्रॉस लगाओगे तो ये पावर, तो इसकी पावर कितनी होगी, 100 वॉट। 100 वॉट का क्या मतलब होता है, 100 वॉट का होता है मतलब 100 जूल पर सेकेंड, यानी कि हर 1 सेकेंड ये 100 जूल एनर्जी कंज्यूम करेगा। सही है ना। कहाँ से कंज्यूम करता है ये 100 जूल एनर्जी, तो जवाब है ये जो बैटरी लगी है, जो करंट यहाँ से बच्चों भेजती है, करंट भेजने का मतलब है क्या, इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन का एनर्जी है उसी को तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी बोलते हैं। तो हर 1 सेकंड कितना एनर्जी कंज्यूम कर रहा होगा ये, 100 जूल। क्योंकि ध्यान से चेक करिए, यहाँ पर हाई पोटेंशियल डिफरेंस लगा हुआ है, चेक करो, इसका वैल्यू ज्यादा है। अरे बैटरी ही तो ढकेलती है इलेक्ट्रॉन्स को, सही है, या वोल्टेज सोर्स बोल दो, बैटरी बोल दो, जो बोलना हो बोल दो, बैटरी या वोल्टेज सोर्स ही तो इलेक्ट्रॉन को ढकेलता है, सही है ना। अब आप चेक कर लीजिए, आपने ढकेलने वाले को ही कम कर दिया है, तो करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम। करंट का कम होने का क्या मतलब है, करंट का कम होने का मतलब है कि पर सेकेंड इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कम फ्लो करेगी। अब सर्किट में पर सेकेंड, पहले बल्ब में से पर सेकेंड ज्यादा इलेक्ट्रॉन जा रहे थे, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन जा रहे थे तो ज्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी लेके जा रहे थे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास जो एनर्जी होती है उसी को तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी बोलते हैं। बात समझ नहीं। अब आपने जब बैटरी को ही कम कर, मतलब जो पोटेंशियल डिफरेंस ही सोर्स है, जो इलेक्ट्रॉन को ढकेलने वाला जो होता है, जो करंट को चलाने वाला होता है, उसको ही जब आपने कम कर दिया है तो करंट भी कम जाएगा पर सेकंड, यानी कि पर सेकंड इलेक्ट्रॉन भी कम जाएंगे। पर सेकंड इलेक्ट्रॉन जब कम जाएंगे यानी कि पर सेकंड उसी बल्ब को कम एनर्जी मिलेगी, यानी कि उसकी पावर क्या होगी, डिक्रीज कर जाएगी। ये बल्ब अब पर सेकंड 100 जूल एनर्जी नहीं कंज्यूम कर पाएगा, 100 जूल से कम कंज्यूम करेगा। आइए मैं आपको करके दिखाता हूं। यहाँ पर यही क्वेश्चन है, आपसे कह रहा है कि एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड एट 200 वोल्ट, 220 वोल्ट एंड 100 वॉट व्हेन इट इज ऑपरेटेड ऑन 110 वोल्ट। कह रहा है जब इसी बल्ब को आप 110 वोल्ट पे ऑपरेट करोगे तो पावर कंज्यूम कितनी होगी, ठीक है ना। तो आप पावर निकालना है आपको इस कंडीशन में, लेकिन बच्चों ध्यान से चेक करिए कि जो पावर का फॉर्मूला होता है, ठीक है ना, पावर का फॉर्मूला हमने क्या क्या पढ़ रखा है बताइए। P इज इक्वल टू V इंटू आई पढ़ रखा है, और V की जगह आई आर रख दोगे तो आई स्क्वायर आर हो जाएगा, यहाँ पर ये पढ़ रखा है, और I की जगह V अपॉन आर रख दीजिए ओम्स लॉ से, ठीक है। तो I की जगह V अपॉन आर रखोगे, V अपॉन आर का मतलब क्योंकि I का स्क्वायर है तो V स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर हो जाया करेगा, इंटू में R
ठीक है ना, एक आर से एक आर यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, वी स्क्वायर अपॉन आर हो जाएगा, ठीक है ना। अब आप ध्यान से चेक करिए, इन सभी फॉर्मूला में से जो भी आपने पढ़ा, P इज इक्वल टू वी इंटू आई लग नहीं सकता यहाँ पर, क्योंकि वी पता है बट करंट नहीं पता, करंट आपको पता भी नहीं चल सकता है, ठीक है। उसके बाद अगर आपने यहाँ पर लगाना है क्या, हाँ यहाँ पर ध्यान से चेक करिए, आई स्क्वायर इंटू आर नहीं लगा सकते हो, फिर से करंट नहीं पता है, ठीक है ना, बट आप ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो, लास्ट वाला आप फॉर्मूला लगा सकते हो। वी आपको पता है, ध्यान से चेक करो कितना है 110, लेकिन आपको रेजिस्टेंस नहीं पता है। लेकिन एक बात बता दूं, रेजिस्टेंस नहीं चेंज होगा बल्ब का। अभी जो उन्होंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी थी ना कि जब 220 वोल्ट पे लगाते थे तो आपका पावर कंजम्पशन कितना होता था, 100 वॉट का। बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। तो यहां से आप क्या कर सकते हैं, यहां से आप रेजिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। बल्ब का रेजिस्टेंस थोड़ी ना, भाई रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, R इज इक्वल टू रो L बाय A, यानी कि बल्ब के अंदर ये जो टंगस्टन का फिलामेंट लगा हुआ है ना तो इसकी लेंथ चेंज हुई, ना तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज हुआ, और ना तो मटेरियल, बल्ब तो वही है यार, तो रेजिस्टेंस थोड़ी ना चेंज हो जाएगा। यानी कि जो फर्स्ट केस में उन्होंने हमको पावर वोल्टेज रेटिंग दी है, चेक करो, या वोल्टेज और पावर रेटिंग जो दी है, जो भी बोले वो, ठीक है, वोल्टेज पावर रेटिंग, पावर वोल्टेज रेटिंग जो भी हमको दी हुई है, ठीक है, यानी कि जो फर्स्ट कंडीशन में हमको V दिया हुआ है और फर्स्ट कंडीशन में जो हमको P दिया हुआ है, P का मतलब 100 वॉट पावर, ठीक है, इसकी हेल्प से आप यहां से रेजिस्टेंस निकाल लीजिए और उस रेजिस्टेंस को लाके यहां पर आप पुट कर दीजिए, और V की वैल्यू सेकंड केस में कितना रख देंगे 110, तो पावर आपको न्यू वाली पता चल जाएगी। नहीं समझ में आई बात, तो यहाँ से पहले रेजिस्टेंस निकाल लीजिए। कैसे निकाले रेजिस्टेंस, तो वही चीज़ है कि पावर का फॉर्मूला पहले लगाओ, क्या होता है वी स्क्वायर अपॉन आर होता है। यहाँ से आप आर की वैल्यू निकालो, आर इधर आ जाएगा, पी नीचे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन, नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, ध्यान से करिए, दिस इंप्लाइज आर को इधर भेज दो, आर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन पी हो जाएगा। निकाल लीजिए v का स्क्वायर, फर्स्ट केस में v कितना है 220, तो 220 का स्क्वायर यानी कि 220 इंटू 220 और डिवाइडेड बाय p कितना है फर्स्ट केस में 100 है, ठीक है ना। अब आपका जो भी रेजिस्टेंस आएगा वो ओम में आएगा ऑटोमेटिकली, उसकी आप टेंशन मत लो, क्योंकि पावर आपका वॉट में होना चाहिए और v आपका वोल्ट्स में होना चाहिए, तो रेजिस्टेंस ओम में आएगा, ठीक है ना। चलो अब ध्यान से चेक करो, देखो ये वाला 0 इससे गया और ये वाला 0 इससे चला गया, ठीक। तो यहाँ से क्या हो गया आपका R की वैल्यू कितनी आ गई 22 इंटू 22, करेक्ट। 22 इंटू 22 कितना होता है स्टूडेंट्स 484 होता है, ठीक, कर लीजिएगा। तो ये होता है 484 ओम्स आ गया। तो यानी कि जो बल्ब बाजार से आप खरीद के लाए थे उसका जो रेजिस्टेंस है वो कितना है 484 ओम है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ थी, रेजिस्टेंस आप निकाल चुके हैं। अब इसी बल्ब को लेके आइए और 110 वोल्ट वाले वोल्टेज सोर्स में लगाइए, ठीक है ना। तो क्योंकि अब पक्का पावर कम आएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को ढकेलने वाला बेचारा कम हो गया है। आइए मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। P इज इक्वल्स टू क्या है वी स्क्वायर अपॉन आर। तो ध्यान से चेक करो, V की वैल्यू कितनी दी हुई है सेकंड केस में 110, तो 110 का क्या करना होगा हमको स्क्वायर, यानी कि 110 इंटू 110 कर देंगे V का स्क्वायर अपॉन R कितना है बल्ब का रेजिस्टेंस, अभी तो आप निकाल के लेके आए हो, कितना है 484, करेक्ट। अब जो भी पावर आएगी वो ऑटोमेटिकली वॉट में आएगी, उसकी आप टेंशन मत लो, क्योंकि V हमारा वोल्ट्स में है और R हमारा ओम में है, SI यूनिट में सब कुछ रखा हुआ है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। तो 110 इंटू 110, अब थोड़ी देर के लिए 484 को आप लोग फिर से क्या लिख सकते हो 22 इंटू 22 लिख सकते हो, क्योंकि 22 इंटू 22 ही तो 484 था। तो 484 की जगह हमने क्या कर दिया यहाँ पर 22 इंटू 22। इससे क्या फायदा है, कैलकुलेशन थोड़ी ईजी हो जाएगी। ध्यान से चेक करिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर 11 1 जा 11 और ये वाला 0 यहाँ पे कॉपी कर लेंगे, और 11 2 जा क्या होता है 22। इसी तरीके से यहाँ पर देखिए 11 1 जा 11 और ये वाला 0 कॉपी कर लिया, और 11 2 जा क्या होता है 22। अब देखो 2 1 जा 2 और 2 5 जा क्या होता है 10, 2 1 जा 2 और 2 5 जा क्या होता है 10, 5 इंटू 5 कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 25 क्या वॉट। तो जो न्यू पावर होगी वो कितनी होगी 25 वॉट, यानी कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ध्यान दें स्टूडेंट्स, अब जो न्यू पावर आई है आपकी, जब आपने नए वोल्टेज सोर्स में 110 के पोटेंशियल डिफरेंस पे इसको लगाया है 25 वॉट, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है 25 वॉट का मतलब क्या होता है जूल पर सेकंड, यानी कि अब जो इलेक्ट्रिकल बल्ब है वही सेम इलेक्ट्रिकल बल्ब हर एक सेकंड 25 जूल कंज्यूम कर रहा है। पहले वो कितना करता था 100 जूल हर एक सेकंड, अब वो कितना कंज्यूम कर रहा है 25 जूल पर सेकंड। बल्ब बेचारा क्या करे, उसको पीछे से इलेक्ट्रॉन्स ही पर सेकंड कम मिल रहे हैं, क्योंकि ढकेलने वाला पोटेंशियल डिफरेंस जो कि इलेक्ट्रॉन को ढकेलता है, करंट को चलाता है, वही बेचारा कम हो गया, तो उसकी पावर कंजम्पशन भी कम हो जाएगी, ठीक है ना। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, ठीक है, एग्जाम के लिए आप इसको जरूर तैयार करें। इस क्वेश्चन में बोलता है 2 कंडक्टिंग वायर्स ऑफ द सेम मटेरियल एंड ऑफ इक्वल लेंथ। ओके, ध्यान से चेक करिए, मटेरियल सेम है और इक्वल लेंथ है एंड इक्वल डायमीटर है, ठीक है ना। तो आपको पता है कि रेजिस्टेंस जो होता है वो किस पर डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है रो एल बाय ए, ये सबको पता है। तो किसी भी वायर का रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है रो मतलब रेजिस्टिविटी, ये सबको पता है, जिसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं।
ठीक है, रेजिस्टिविटी। अब रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करता है बताइए? मटेरियल पर डिपेंड करता है, सबको पता है। अगर मटेरियल चेंज कर दोगे तो रेजिस्टिविटी चेंज हो जाएगी, तो रेजिस्टेंस भी चेंज हो जाएगा, ये सबको पता है, सही है ना। अब इन्होंने आपको क्या बोला कि टू कंडक्टिंग वायर्स ऑफ द सेम मटेरियल, यानी कि दोनों के मटेरियल क्या है? सेम है, इक्वल लेंथ है, यानी कि लेंथ भी इक्वल है। चेक करो, रेजिस्टेंस लेंथ पे भी तो डिपेंड करता है, लेंथ अगर चेंज कर दोगे तो रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब क्रॉस सेक्शन एरिया कुछ बच्चों को नहीं पता है, तो आप भिंडी ले लीजिए, कई सारे क्वेश्चन में होता है भिंडी, जो सब्जी अरे सब्जी वाली भिंडी यार, लौकी भिंडी ले लो, उसको ऐसा चाकू से काटोगे जब, तो यहाँ पे जो सर्कुलर पोर्शन आपको दिखाई पड़ेगा, इसी को क्रॉस सेक्शन एरिया बोलते हैं, सही है। अब मेरी एक बात बच्चों ध्यान से चेक करिए, इन दोनों को देखिए, ये दो वायर हैं, ठीक है, इक्वल लेंथ है, ठीक है, इक्वल लेंथ है, ठीक, और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया भी देखिए इक्वल है। क्यों क्रॉस सेक्शन इक्वल एरिया है इसका? क्योंकि इसका डायमीटर सेम है, चेक कर लो, ठीक। अगर दो वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया आप देख रहे हो इक्वल है, तो इसका मतलब उसका डायमीटर इक्वल है, एंड वाइस वर्सा, मतलब अगर दोनों का डायमीटर इक्वल दिया हुआ है तो उनके क्रॉस सेक्शन एरिया भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। अब जरा पढ़ लीजिए, यही बोला इन्होंने कि सेम मटेरियल है, यानी कि रो भी दोनों का क्या है? सेम है, इक्वल लेंथ है, यानी कि एल भी सेम, दोनों का सेम है, एंड इक्वल डायमीटर्स, यानी कि एरिया भी दोनों का क्या है? सेम है, करेक्ट। तो ध्यान से मेरी बात सुनिए, ये रहा आपका फर्स्ट वायर, ठीक, ये ऐसे हमने आपको दिखा दिया, और ये रहा आपका सेकंड वायर, करेक्ट। तो बच्चों एक बात बताइए, फर्स्ट वायर का रेजिस्टेंस अगर आर अज्यूम कर रहा हूं मैं, तो सेकंड वायर का रेजिस्टेंस भी कितना हो जाएगा? आर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? भाई लेंथ सेम है, मटेरियल सेम है, क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है, तो दोनों ही वायर का रेजिस्टेंस क्या है? आर है। एक ही मटेरियल के दो इक्वल लेंथ और इक्वल क्रॉस सेक्शन एरिया के वायर लिए गए, और कोई खास बात नहीं है। ये कॉपर का एक वायर लिया गया है, ये कॉपर का वायर लिया गया है, बस। अब करता क्या है, ध्यान चेक करो, तो वही मैंने बोला कि जो दो वायर है ना, दोनों का रेजिस्टेंस आर और आर हो जाएगा, कैपिटल आर, ठीक। अब पढ़िए, कह रहा है कि आर फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज। अब बच्चों दोनों वायर्स को ले आइए, ठीक है। अब वायर्स को ऐसा ना दिखा के अगर हम आपको ऐसा दिखा दें तो कोई प्रॉब्लम, क्योंकि वायर का कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस होगा, जिसको हमने कैपिटल आर बोला है, तो वायर को हमने ऐसे दिखा दिया, और सेकंड वाले वायर को हमने ऐसा दिखा दिया, ये देखिए, ठीक है ना। इसका भी रेजिस्टेंस कितना है आपका? कैपिटल आर है। अब इनको पहले क्या करता है? सीरीज में कनेक्ट करता है, एंड देन पैरेलल इन सर्किट अक्रॉस अ सेम पोटेंशियल डिफरेंस। अब ध्यान से चेक करिएगा, स्टूडेंट्स, क्या कहता है? कहता है दोनों को पहले सीरीज में कनेक्ट कर दिया, ठीक, और उसके बाद दोनों को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। अब सुनो एक बात बताएं, सीरीज में करो चाहे पैरेलल में करो, ठीक है ना। रेजिस्टेंस है तो हीट प्रोड्यूस होगी, कौन सा लॉ लगेगा? जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ध्यान से चेक करिए, आपने क्लास में पढ़ा हुआ है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, सभी बच्चों ने पढ़ा है, जिन्होंने नहीं पढ़ा है ध्यान से सुन ले बच्चों। आपने पढ़ा है हीटिंग, हीट को हम लोग एच से दिखाते हैं, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग में फॉर्मूला हमने पढ़ा है I स्क्वायर आर टी। आई क्या होता है बच्चों? करंट जो फ्लो कर रहा होता है सर्किट में, ठीक है ना। आर क्या होता है? सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है। सुन लो, सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मैं बोल रहा हूं, ध्यान से सुन लीजिए, ठीक है। टी क्या होता है? टाइम, मैं लिख देता हूं। आई क्या बताइए? करंट है। आई क्या है? करंट है। आर क्या है बताइए? आर है आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। क्या है? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक। और टी क्या है बताइए? टाइम होता है। टी क्या होता है? टाइम होता है। तो इसने क्या बोला कि दोनों वायर को एक बार सीरीज में कनेक्ट कर दो और दोनों वायर को फिर पैरेलल में कनेक्ट कर दो। सीरीज में कनेक्ट करोगे तो कुछ हीट प्रोड्यूस होगी, ठीक है। सपोज वो हीट प्रोड्यूस होती है एच का मतलब हीट प्रोड्यूस इन सीरीज सर्किट, मतलब जब दोनों वायर्स को सीरीज में लगाया तो कितनी हीट प्रोड्यूस होती है वो निकाल लो, और जब दोनों को पैरेलल में लगाते हैं तो कितनी हीट प्रोड्यूस होती है वो निकाल लो, दोनों का रेशियो निकाल लो, यानी कि एच एस अपॉन एच पी। एच पी का मतलब हीट प्रोड्यूस इन पैरेलल, एच एस का मतलब हीट प्रोड्यूस इन व्हाट? इन सीरीज, ठीक है। ये आपको फाइंड करना है, यही पूछ रहा है, द रेशियो ऑफ द हीट प्रोड्यूस इन द सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन वुड बी। अब ध्यान चेक करो, उसने पहले सीरीज बोला है तो एचएस आपको ऊपर रखना है, और फिर पैरेलल बोला है यानी कि एचपी आपको नीचे रखना है। ये इस बात का ध्यान रखिएगा, उल्टा मत कर दीजिएगा। पता लगा आपने एचपी यानी कि हीट प्रोड्यूस इन पैरेलल ऊपर रख दिया और हीट प्रोड्यूस इन सीरीज नीचे रख दिया। नो, जिस पैटर्न में वो पूछ रहा है उसी पैटर्न में आप लोग एग्जाम में आंसर करेंगे। चलिए, अब ये जो बोल रहे हैं उसको आइए हम करने की कोशिश यहाँ पे करते हैं। तो बच्चों दोनों वायर हमने उठाए, एक बार सीरीज में करते हैं, ठीक है। केस नंबर 1 दोनों को हम सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं, तो बहुत ध्यान से चेक करिएगा, ठीक है। केस नंबर 1 दोनों को हम सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं, देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो ये देखिए, ये हमने इनको सीरीज में कनेक्ट किया, ठीक। ये देखिए कैपिटल आर इसका फर्स्ट वायर का रेजिस्टेंस है, और फर्स्ट वायर के एंड को हमने सेकंड वायर के स्टार्टिंग वाले एंड से कनेक्ट कर दिया, और इसमें हमने एक V वोल्ट की बैटरी लगा दी या सेल लगा दिया, जो भी है। यहाँ पे वोल्टेज सोर्स कितना है? V वोल्ट का। कितने का? V वोल्ट का, ठीक है ना। और स्विच ऑन कर दिया। जैसे ही स्विच ऑन करोगे बच्चों, इसमें करंट फ्लो करेगी। माना कि जो करंट फ्लो करेगी वो IS है। कितनी करंट फ्लो कर रही? IS का मतलब करंट फ्लो इन सीरीज सर्किट। जब दोनों को हमने कैसे कनेक्ट किया है?
सीरीज में, ठीक है ना, कोई डाउट है, इसलिए आई एस लिख दिया। और जब पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो जितनी करंट फ्लो करेगी उसको हम आईपी से दिखाएंगे। किससे दिखाएंगे? आईपी से दिखाएंगे। ओके, चलो बहुत बढ़िया। एक खास बात थी क्वेश्चन में बच्चों, ध्यान से सुनिए, वो कहता था कि जब सीरीज में कनेक्ट करोगे और पैरेलल में कनेक्ट करोगे तो एक इंपॉर्टेंट बात दी थी, अक्रॉस द सेम पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब जो बैटरी आपने सीरीज में लगाई थी ना वही बैटरी आपको पैरेलल वाले में लगानी है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो आइए हम आपको डायग्राम यहाँ पर बना के दिखाई देते हैं, ठीक है ना, सेकंड केस का भी। तो सेकंड केस में क्या करना है, आपने दोनों वायर्स को लेना है और पैरेलल लगा देना है। चलिए आइए जरा पैरेलल लगा देते हैं, ठीक है। तो ये आर रेजिस्टेंस का वायर हमने ऐसे लगाया, ठीक, और दोनों को पैरेलल में लगाना है। तो यहाँ पैरेलल कॉम्बिनेशन हमने यहाँ पे आपको दिखा दिया। ये फर्स्ट वायर है, इसका रेजिस्टेंस अभी भी आर है, रेजिस्टेंस थोड़ी ना चेंज हो जाएगा पैरेलल में लगाने पर, ठीक है ना, ये ऐसे। और बच्चों ध्यान से चेक करिएगा कि यहाँ पर आपको वोल्टेज सोर्स कितना लगाना है, वी, वही वाली बैटरी लगानी, बैटरी मत चेंज कर देना, सिर्फ वायर्स को हमने पैरेलल में लगा दिया है। तो वी वोल्ट की बैटरी अभी भी लगी हुई है। अब यहाँ से जो करंट फ्लो करता है वो कितना करता है, आईपी। आईपी मतलब करंट फ्लो इन द पैरेलल सर्किट। कोई डाउट है बताइए? अब मेरी बात सुनिए जरा ध्यान से। एक बात बताइए स्टूडेंट्स, अगर हम आपसे पूछें कि ये आर रेजिस्टेंस और आर रेजिस्टेंस सीरीज में लगे हुए, इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा? तो आप बोलोगे सर आर प्लस आर 2R, भाई सीरीज में सिंपली ऐड करा दो ना यार, ठीक है। तो इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाओ यहाँ पर, चलो बनाओ। तो क्या हो जाएगा, हम सोचेंगे कि इसका इक्विवेलेंट सर्किट कितना है, सीरीज में लगे तो आर प्लस आर 2R, आर प्लस आर कितना हो गया बोलिए, 2R हो गया, ठीक। अब ध्यान से चेक करिए, यहाँ पर बैटरी लगी कितने वोल्ट की, V वोल्ट की, करेक्ट। और करंट कितना फ्लो कर रहा था, मतलब करंट ये दोनों मिलकर कितना ड्रॉन कर रहे थे, IS करंट ड्रॉन कर रहे थे, ठीक है। करंट थोड़ी ना चेंज हुआ, कुछ नहीं किया यार, आर और आर का मैंने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यहाँ पर लिख दिया है 2R, बस। इसी तरीके से बच्चों जब पैरेलल में होंगे तो क्या आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस नहीं लिख सकते हैं? बताइए कैसे करते थे, बताओ। 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू व्हाट, 1/R1 और प्लस 1/R2, सही है। तो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/R1 भी आर है, फर्स्ट रेजिस्टेंस भी आर है और सेकंड रेजिस्टेंस भी आर है, R1 की वैल्यू भी आर है, R2 की वैल्यू भी कितनी है, आर है, ठीक है ना। तो यहाँ से आप निकालोगे अगर तो क्या हो जाएगा, एलसीएम तो आर ही हो जाएगा, ऊपर 1 + 1 2 हो जाएगा। तो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू व्हाट, 2/R टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड। तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू व्हाट, ये रेसिप्रोकेट हो जाएगा यानी कि R/2 हो जाएगा। कोई डाउट है? और आप सीधे भी निकाल सकते थे, जब दो रेजिस्टेंस आपके पैरेलल में लगे होते थे, हमने क्लास में आपको पढ़ाया हुआ और दोनों सेम होते थे, तो रेजिस्टेंस को उठा के नंबर ऑफ रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दो, बस। R रेजिस्टेंस की वैल्यू डिवाइडेड बाय कितने रेजिस्टेंस लगे, 2, तो R/2, ठीक है। ये भी हम पढ़ा चुके हैं क्लास में और हमने आपको बहुत सारे फॉर्मूले क्लास में बताए हुए हैं, आपको जैसे करना है आप वैसे कर लो। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे देखो जरा, इसका इक्विवेलेंट यहाँ पे बना लो, चलो, यानी कि इसका इक्विवेलेंट, इन दोनों का इक्विवेलेंट आ रहा होगा कितना, R/2, ठीक है। और यहाँ पर बैटरी तो या सेल जो भी लगा हुआ है वो तो V वोल्ट का ही लगा हुआ है, और करंट कितनी फ्लो कर रही है, ये दोनों मिलकर कितना ड्रॉन कर रहे थे, IP करंट। कोई डाउट है बताइए, कोई डाउट है? हाँ, ओके, चलो बहुत बढ़िया, ठीक। अब आइए जरा ध्यान से चेक करते हैं, यहां पर आप लोग क्या करेंगे, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग लगाएंगे, लेकिन आप इक्विवेलेंट सर्किट के लिए लगाइएगा। किसके लिए लगाइएगा? इक्विवेलेंट सर्किट के लिए। तो जब दोनों को सीरीज में कनेक्ट किया तो यहां पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की जगह क्या रखोगे, 2R रखोगे, I की जगह क्या रखोगे, IS रखोगे, ठीक है। और टाइम की जगह एक चीज और याद रखिए कि जितने टाइम के लिए इन दोनों को सीरीज में कनेक्ट किया है उतने ही टाइम के लिए हमने इन दोनों को पैरेलल में कनेक्ट किया है। ये क्वेश्चन में बोला नहीं, लेकिन आप मान के चलिए कि दोनों वायर्स को T टाइम के लिए सीरीज में कनेक्ट किया है और दोनों ही वायर्स को T टाइम के लिए पैरेलल में कनेक्ट किया है। इस बात को आप अज्यूम करके चलिए। समय क्या है, सेम है, समय अलग हो जाएगा तब तो लफड़ा हो जाएगा, तब कैसे कंपेयर कर लोगे कहाँ पे हीटिंग ज़्यादा है कहाँ पे कम है, या कैसे कंपेयर करोगे, ठीक है ना। तो टाइम इज सेम। तो सबसे पहले हम हीट प्रोड्यूस्ड इन सीरीज सर्किट निकाल रहे हैं, तो क्या होना चाहिए फॉर्मूला, I², I कौन सा, सीरीज वाला, ठीक है ना। तो करंट की जगह हम कौन सा करंट रखेंगे, ध्यान से चेक करिए, करंट की जगह हम रखेंगे सीरीज वाला करंट। तो IS का स्क्वायर इंटू क्या करना होता है, रेजिस्टेंस, ठीक है। तो रेजिस्टेंस कौन सा वाला रखना होता है बताइए, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, वो भी हम रखेंगे, चेक कर लो जरा। RS रखना है आपको, RS मतलब सीरीज में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, और RP मतलब सीरीज में जो पैरेलल में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है उसको हमने RP से दिखाया, और सीरीज में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस उसको हमने RS से दिखाया। तो बहरहाल अभी के लिए तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पर, करंट कौन सा वाला, सीरीज में जो है, रेजिस्टेंस कौन सा वाला, सीरीज वाला, और टाइम तो दोनों के लिए सेम है, ये वैल्यू रख दी। अब यहाँ पे रखिए, तो हीट प्रोड्यूस इन सीरीज इज इक्वल्स टू IS का स्क्वायर, तो ऐसे ही रखना है आपने, ठीक है, इनटू RS की जगह आप क्या रखोगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है, 2R, सही है। आप डायरेक्ट भी रख सकते थे, R की जगह 2R रख देते, इनटू टाइम, तो ऐसा कुछ आ गया आपके पास, ठीक। तो हीट प्रोड्यूस इन व्हाट, हीट प्रोड्यूस इन सीरीज हो गया ये। इसी तरीके से हीट प्रोड्यूस इन पैरेलल निकाल लीजिए, तो कितना आ जाएगा बताइए। यहाँ पर क्या रखना होगा आपको, I², कौन सा वाला करंट, IP, पैरेलल में जो करंट है उसका स्क्वायर, इनटू रेजिस्टेंस कौन सा वाला,
इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल इनटू टाइम। तो वैल्यू रखिए, तो यहाँ से HP यानी कि हीट प्रोड्यूस इन पैरेलल इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, IP का स्क्वायर इनटू, अब ध्यान से चेक करिए बच्चों, रेजिस्टेंस इन पैरेलल कितना आया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R/2, तो यहाँ पे आपने रखना चाहिए क्या, R/2 इनटू टाइम। कोई डाउट है? अब मुझे ध्यान से चेक करके बताइए बच्चों इक्वेशन नंबर 1, ठीक, और इक्वेशन नंबर 2 को ध्यान से चेक करिए, ठीक। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को ध्यान से चेक करिए। अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं तो एक प्रॉब्लम है, चेक करो, R से R तो कैंसिल हो जाएगा, T से T भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हम हीट को सीरीज में R के टर्म्स और T के टर्म्स में ला चुके हैं, यहाँ पर R के टर्म्स T के टर्म्स में ला चुके हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये हो रही है बच्चों कि सीरीज में तो करंट कुछ और होगा और पैरेलल में करंट कुछ और होगा, IS और IP की वैल्यू नहीं पता चल पा रही है। अगर हम IS और IP की वैल्यू नोन क्वांटिटी के टर्म्स में निकालने में कामयाब हो जाएं, आई रिपीट, अगर हम IS और IP की वैल्यू नोन क्वांटिटीज के टर्म्स में निकालने में कामयाब हो जाएं स्टूडेंट्स, तो हमारी बात बन जाएगी। क्योंकि एक बात याद दिला दूं मैं आपको, याद करिए सीरीज में रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाता है, चेक करो 2R, पैरेलल में रेजिस्टेंस कम हो जाता है। तो सीरीज में क्योंकि रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाता है इसलिए करंट जो ड्रॉन करेगा वो कम हो जाएगा। चेक करो, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ज़्यादा हो गया तो करंट कम ड्रॉन करेंगे ना दोनों मिलके, तो IS यहाँ पर कम होगा आपका, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस दोनों का सेम है। चेक कर लो, बैटरी तो सेम लगाई है ना, करंट को ढकेलने वाला सेम, लेकिन यहाँ पर रेजिस्टेंस ज़्यादा हो गया तो करंट की वैल्यू पर यूनिट टाइम कम हो जाएगी, यानी कि IS इज लेस देन व्हाट, IP। चेक करो, क्योंकि पैरेलल में जो करंट होगा वो ज़्यादा होगा, क्यों, क्योंकि दोनों की बैटरी क्या है, सेम है, V वोल्ट की, लेकिन पैरेलल में आपका रेजिस्टेंस कम हो जाता है बच्चों, R/2 हो जाता है, आधा हो जाता है, हाफ हो जाता है, ठीक। तो रेजिस्टेंस अगर कम हो जाएगा तो करंट तो ज़्यादा हो जाएगा, इसीलिए हम बोल रहे हैं क्या कि सीरीज में करंट कम है, पैरेलल में ज़्यादा है, या फिर पैरेलल में ज़्यादा है, सीरीज में कम है, ठीक। तो जब करंट कम ज़्यादा है, जब इक्वल है ही नहीं, तो ये दोनों क्वांटिटीज़ भी इक्वल नहीं है, IS और IP इक्वल नहीं है, तो अभी आप डिवाइड नहीं लगा सकते हो। अभी इसमें थोड़ा सा और सुधार करिए। तो क्या सुधार करने के लिए हम आपसे बोल रहे हैं, तो ध्यान से चेक करो, हम आपसे ये बोल रहे हैं कि आप यहाँ पर जो इक्विवेलेंट सर्किट आपने बनाया हुआ है, किसका, सीरीज का, आप यहाँ पर ओम्स लॉ लगा दीजिए। तो ओम्स लॉ क्या कहता है, V इक्वल्स टू, मतलब ओम्स लॉ का जो रिजल्ट है वो क्या कहता है, V इक्वल्स टू IR। तो ध्यान से चेक करिए, V इक्वल्स टू IR, I की जगह आप कौन सा रखोगे, सीरीज वाला करंट, और ध्यान से सुनिए बच्चों, रेजिस्टेंस की जगह आप क्या रखा करेंगे, रेजिस्टेंस की जगह इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस रखेंगे। भाई इस सर्किट में लगा रहे हो ना, तो V बराबर क्या, I इंटू R की जगह 2R रखोगे, ठीक है ना। तो ये हो गया, ठीक। अब यहाँ से क्या आप IS की वैल्यू नहीं निकाल सकते, बताइए, आराम से निकाल सकते हो। तो यहाँ से IS इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V, और ये 2R इधर मल्टीप्लाई में, इसके नीचे आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, ये देखिए, ठीक। यही तो मैं इतनी देर से बोल रहा था कि सीरीज में जो करंट है और पैरेलल में जो करंट है उनकी वैल्यू नॉन क्वांटिटीज के टर्म्स में निकाल लीजिए। नॉन क्वांटिटीज क्या थी क्वेश्चन में, तो जवाब है नॉन क्वांटिटीज थी, बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस आपको दिया नहीं था, लेकिन हमने मान लिया V वोल्ट, V गिवन था एक तरीके से, और R भी आपको गिवन था। चेक कर लो, करंट की वैल्यू V और R के टर्म्स में आ गई कि नहीं आ गई, ठीक। इसी तरीके से पैरेलल में जो करंट है उसकी भी वैल्यू आप V और R के टर्म्स में निकाल लीजिए स्टूडेंट्स, ठीक है। तो IP पैरेलल में जो करंट होगा, ठीक है ना, पहले लगाते हैं पैरेलल के लिए, पैरेलल के लिए ये इक्विवेलेंट सर्किट है, यहाँ ओम्स लॉ का रिजल्ट लगाइए, V इक्वल्स टू I इंटू R। तो V इक्वल्स टू I की जगह आप IP रखा करेंगे, IP मतलब पैरेलल में जो करंट फ्लो कर रहा है, इनटू इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस रखिएगा, और पैरेलल में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है, R/2, तो यहाँ पे हो गया R/2। कोई डाउट है बताइए। अब आप IP की वैल्यू निकाल लीजिए स्टूडेंट्स, मेरे ख्याल से तो सभी बच्चों को आती होगी निकालनी। यहाँ से IP इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 2 इधर आके मल्टीप्लाई करेगा, R डिवाइड कर देगा, यानी कि 2V/R हो जाएगा। यहाँ से चेक कर लीजिए, सही है, ठीक। कोई डाउट है बताइए। अब आप चेक कर लो, IS बराबर, इसको आप हाफ इंटू V/R भी लिख सकते हो, इसको आप क्या लिख सकते हो, 2 इंटू V/R। आप चेक कर सकते हो ऊपर से, V/R के आगे यहाँ हाफ लगा हुआ है, लेकिन यहाँ V/R के आगे क्या लगा हुआ है, 2 लगा हुआ है, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं ये वाला करंट ज़्यादा है, ये कंपेयर, हम करंट को नहीं कंपेयर कर रहे हैं, वो आपको पता ही है कौन ज़्यादा कौन कम। हम यहाँ पे आइए वैल्यू रखते हैं, तो वैल्यू हम किस तरीके से रखेंगे, यहाँ पे देखिए HS इज इक्वल्स टू, I की जगह क्या रखना है बताइए, IS की जगह क्या रखना है, V/2R रखिए। अगर एक बात बताइए, अगर IS आपका V/2R है तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करिए, लेफ्ट में स्क्वायर करिए, राइट में स्क्वायर करिए। तो IS का जो स्क्वायर है, अब ये स्क्वायर V को भी मिलेगा, तो V का स्क्वायर बोलो क्या हो जाता है, V स्क्वायर, और ये 2R का स्क्वायर करोगे, 2 का स्क्वायर 4, और R का स्क्वायर R स्क्वायर, यानी कि IS सीरीज में जो करंट है उसका स्क्वायर V²/4R स्क्वायर हो जाएगा। तो IS स्क्वायर की जगह आपने क्या रखा, V²/4R स्क्वायर रखा, इंटू 2 इंटू R इंटू T, ठीक है। अब इसको आप फर्स्ट बना लो इक्वेशन, ठीक। इसी तरीके से यहाँ पे आ जाइए, जरा IP की वैल्यू निकालिए। IP की तो निकल चुकी है, ठीक। यहाँ पे हम आपको दिखा देते हैं, सभी बच्चों को पता है, अगर IP आपका कितना आया है, 2V/R,
तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दीजिए, 2v अपॉन आर, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। लेफ्ट में स्क्वायर करोगे तो राइट में भी स्क्वायर होगा, राइट में स्क्वायर होगा, 2v का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, v का स्क्वायर v स्क्वायर अपॉन में r का स्क्वायर r स्क्वायर, 4v स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे आप रख दीजिए। तो HP हीट प्रोड्यूस इन पैरेलल इज इक्वल्स टू IP का स्क्वायर कितना आ गया, 4v स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर इंटू r/2 इंटू t। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 बना लीजिए। ठीक है ना, ओके। अगर आपको थोड़ा सा सॉल्व वॉल्व करना हो तो आप लोग कर भी सकते हैं, नहीं करना है तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं ना। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, HS इज इक्वल्स टू, देखो एक r से एक r कैंसिल हो जाएगा, नीचे r स्क्वायर था, ठीक। और आपके पास ऊपर बचेगा क्या, v स्क्वायर इंटू टी, क्योंकि 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4, और नीचे 2 इंटू आर बचेगा, 2 इंटू आर बचा। इसको आप फर्स्ट इक्वेशन बना लो। ठीक, यहाँ पे भी कर लीजिए यही काम। देखिए बच्चों, एक r से एक r कैंसिल हो जाएगा बिकॉज नीचे r स्क्वायर था ना, और 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4, तो क्या बचेगा ऊपर 2v स्क्वायर टी। तो HP जो आ गया आपका हीट प्रोड्यूस इन पैरेलल इज इक्वल्स टू 2v स्क्वायर टी, 2v स्क्वायर टी अपॉन में क्या बच गया, अपॉन में r बच गया। सही है, तो ये बन गया आपका क्या, इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करना था आपको, इतना कॉपी करने सभी बच्चे कॉपी कर लीजिए। अब देखिए जरा, अब क्या करना है आपको हीट प्रोड्यूस इन सीरीज डिवाइडेड बाय हीट प्रोड्यूस इन पैरेलल निकाल लेना है। करेक्ट, कोई डाउट है? चलिए निकालते हैं। तो HS की वैल्यू न्यूमरेटर में रखिए। ठीक है, कितना है, v स्क्वायर टी बाय 2r, ये हो गया किसका वैल्यू, अरे कुछ नहीं कर रहे हैं यार, 1 को 2 से डिवाइड कर रहे हैं, LHS को LHS से डिवाइड करो, RHS को RHS से, दिस डिवाइडेड बाय दिस, डिवाइडेड बाय दिस, क्या हो जाएगा 2v स्क्वायर टी अपॉन r। ठीक है, अब ये कुछ बच्चे सॉल्व नहीं कर पाते हैं तो ये मैं आपको करके दिखाता हूँ, इसको हमें हटाना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है ना, चलिए देखिए, इसको आप एज इट इज लिखो, v स्क्वायर टी बाय 2r, और ये जो लगा हुआ है ना इसको आप यहाँ डिवाइड लगा दो ऐसे, फिर इसको कॉपी कर दो, 2v स्क्वायर टी बाय r। अब नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, v स्क्वायर टी बाय 2r, और डिवाइड की जगह क्रॉस लगाइए तो ये रेसिप्रोकेट हो जाएगा, r अपॉन 2v स्क्वायर टी। करेक्ट, अब ध्यान से चेक करो, r से r आपका कैंसिल हो गया, v स्क्वायर से v स्क्वायर आपका कैंसिल हो गया, t से t आपका कैंसिल हो गया, क्या आ गया, ध्यान से चेक करिए क्या आ गया, न्यूमरेटर में कुछ नहीं बचा, यानी कि 1 बचेगा, अपॉन में 2 2 ज़ा 4 हो गया। करेक्ट, तो यानी कि HS अपॉन HP इज इक्वल्स टू 1:4। क्या ऑप्शन में आपको कहीं पे दिया 1:4? यस, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। लेकिन अगर वो लोग HP:HS पूछते, हीट प्रोड्यूस इन पैरेलल का रेशियो हीट प्रोड्यूस इन सीरीज के साथ निकलवाते, तो आंसर इसी का रेसिप्रोकल आता है, यानी कि 4:1 आता है। ठीक है ना, तो ध्यान से चेक करिएगा, ऊपर किसको रखना है, नीचे किसको रखना है। अब ये तो आपका आंसर आ गया। यहाँ से आप क्या सीखते हैं, आइए हम आपको एक बात बताते हैं, यहाँ से आप क्या सीखते हो। यहाँ से आप ये सीखते हो कि HS अपॉन HP जो आया है वो कितना है, 1:4। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए बच्चों, यहाँ पर क्रॉस कराइए, तो क्रॉस कराओगे HP इंटू 1 कितना हो जाएगा, HP इज इक्वल टू 4 इंटू HS, 4HS। ध्यान से जरा चेक करिए बच्चों, जो हीट प्रोड्यूस इन पैरेलल होगा ना, इट इज 4 टाइम्स हीट प्रोड्यूस इन सीरीज। सीरीज में जितना हीट प्रोड्यूस हो रहा होगा उसके 4 गुना हीट कहाँ प्रोड्यूस होगा, पैरेलल में। क्यों भाई, क्योंकि बैटरी सेम थी। पैरेलल में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कम हो गया जिससे करंट की मात्रा ज़्यादा हो गई, बात समझ में आई? और करंट की मात्रा अगर ज़्यादा होगी तो हीट प्रोड्यूस भी तो क्या होगी, ज़्यादा होगी, बात समझ में आई? क्योंकि आपने फॉर्मूला क्या पढ़ा हुआ है, H इज इक्वल्स टू I²RT में हीट जो है वो R की पावर 1 पे डिपेंड करता है, लेकिन I के स्क्वायर पे डिपेंड करता है, यानी कि I ज़्यादा डोमिनेट करता है। ठीक है ना, क्योंकि कुछ बच्चे मेरे को ये भी बोलेंगे सर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तो कम हो गया था उसकी वजह से पैरेलल में हीट कम हो जानी चाहिए। जी नहीं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कम हुआ लेकिन करंट क्या हुआ, करंट ज़्यादा हुआ, किसमें, पैरेलल में। बात समझ में कि नहीं, करंट ज़्यादा डोमिनेट करता है, इसलिए करंट ज़्यादा होने, चेक करो ना, करंट अगर 2 टाइम्स हो गया तो चेक करो ना, करंट अगर 2 टाइम्स हो गया तो हीट 2 का स्क्वायर 4 टाइम्स बढ़ जाएगी, और रेजिस्टेंस अगर हाफ हो गया तो उसकी वजह से हीट सिर्फ हाफ होगी, 1/4 नहीं होगी, स्क्वायर नहीं लगाया, आर पे स्क्वायर नहीं लगाया। बहरहाल सब कुछ क्लास में डिटेल में पढ़ाया हुआ, आपको सिर्फ यहीं तक करना था, तो ये हम आपको बस थोड़ा सा बता रहे थे। ओके, कर लीजिए। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5, हाउ इज वोल्ट मीटर कनेक्टेड इन द सर्किट टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। अब तो ये तो बहुत ईजी, सबको पता है, एमीटर को सीरीज में लगाते हैं और वोल्ट मीटर को पैरेलल में लगाते हैं। ठीक है ना, बट इस पर डिस्कशन थोड़ा सा करना बनता है। बच्चे बहुत सारा क्वेश्चन पूछते हैं इसमें, सर पैरेलल में क्यों लगाते हैं, सीरीज में क्यों नहीं लगाते हैं। सही बात है भाई, पोटेंशियल डिफरेंस सीरीज में लगा दो, ठीक। और उसके बाद दूसरा क्वेश्चन होता है कि वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस हाई होता है या एमीटर का। तो सुनिए पूरी कहानी फटाफट, ठीक है। मान लीजिए कि आपके पास ये रेजिस्टेंस है एक, ठीक है ना, ये एक रेजिस्टेंस है जिसका रेजिस्टेंस है कैपिटल R होगा, इसके अक्रॉस
ध्यान से चेक करो, ये पैरेलल में हमने पोटेंशियल डिफरेंस लगा, पोटेंशियल डिफरेंस कह रहे हैं, वोल्ट मीटर लगा दिया, जो कि क्या मेजर करेगा, क्या मेजर करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस। ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी, इन दोनों पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेगा। इस बात का क्या मतलब होता है, ये हमने V वोल्ट की यहाँ पर बैटरी लगा दी है, सपोज इसमें से करंट I फ्लो कर रहा है, ये I करंट यहाँ पर जाएगा, रेजिस्टेंस कितना है, R है, करेक्ट, ये चीज़ है ऐसा कुछ, और यहाँ स्विच लगा दो, इसको ऑन कर दो, ठीक, चलो ये ठीक। अब ध्यान से चेक करो कि, सुन लो पूरी बात ध्यान से, पता है पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने का क्या मतलब होता है, V का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, V इज इक्वल टू क्या होता है, W/Q होता है कि नहीं होता है, हाँ, W/Q, W जो होगा वर्क डन होगा, ठीक है ना, और Q क्या होगा, चार्ज होगा, ठीक। तो ध्यान से चेक करो कि अगर यहाँ पे हमने W किया और Q 1 कूलम रख दिया, कितना चार्ज कितना रख दिया, 1 कूलम रख दिया, नीचे अगर हमने 1 रख दिया तो आंसर क्या आ जाएगा, V इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बताओ, W आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, ठीक है ना। वर्क एनर्जी के इक्विवेलेंट होता है तो सबको पता है। सुनो, इसका मतलब ये है कि 1 कूलम चार्ज अगर इसमें चलेगा इस सर्किट में, कौन भेज रहा है, बैटरी, करेक्ट। तो बैटरी अगर 1 कूलम चार्ज इसमें, अरे करंट का चलना क्या होता है यार, करंट का चलना क्या होता है, चार्ज का चलना करंट का चलना कहलाता है। तो जब इसमें चार्ज चल रहा है कितना, 1 कूलम, क्योंकि Q की वैल्यू हमने 1 कूलम रखी, 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये शुरू से आपको बताते हुए चले आ रहे हैं। 1 कूलम जाने का मतलब है 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से पास कर रहे हैं, कहाँ से, ध्यान चेक करो, इस रेजिस्टेंस में से 1 कूलम चार्ज का पास होने का मतलब है कि क्या पास कर रहे हैं, 6.25 × 10⁻18 जब यहाँ से पास हो रहे हैं ना इस रेजिस्टेंस में से, तो बच्चों ये एनर्जी लेके कहाँ से आ रहे हैं, बैटरी से एनर्जी लेके आ रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स। अरे करंट ऐसे चल रहा है, इलेक्ट्रॉन ऐसे चल रहे हैं, करंट के जस्ट ऑपोजिट, तो ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेके आ रहे हैं, तो जब इस रेजिस्टेंस में से निकलेंगे ना तो अपनी एनर्जी को ड्रॉप करेंगे वहाँ पर, क्यों, क्योंकि रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, ऑपोजिशन। ये रजिस्टर जो भी लगा, इसके जो भी एटम्स और मॉलिक्यूल्स उससे इलेक्ट्रॉन टकराएंगे, अपनी एनर्जी को वहाँ पर हीट के फॉर्म में रेडिएट करेंगे, जैसे भी करेंगे, बात समझ में कि नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पर थोड़ा सा ड्रॉप करेंगे एनर्जी का, उसी एनर्जी के ड्रॉप को ये नापता है V। जैसे मान लो V आ रहा है कहीं पर, मान लो आ रहा है 20 वोल्ट्स आ रहा है इसके क्रॉस V, तो इसका मीनिंग क्या है, 20 वोल्ट का मतलब है 20 जूल W, वर्क डन या फिर एनर्जी की यूनिट क्या होगी, जूल, और नीचे रखो 1 कूलम। इसका ये मीनिंग है कि यहाँ से जब 1 कूलम का चार्ज निकल रहा है, यानी कि इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स जब यहाँ से पास कर रहे हैं, तो 20 जूल का वर्क डन हो रहा है यहाँ पर, या 20 जूल की एनर्जी को ड्रॉप कर रहे हैं, ऐसे आप समझ सकते हो। बात समझ में है कि नहीं। अब एक बात बताइए कि इलेक्ट्रॉन को यहाँ से निकलना है, सही है, रेजिस्टेंस में से, यहाँ से, या फिर करंट को यहाँ से निकलना है, यहाँ से तो निकलना नहीं है, ठीक भाई, चेक करो ना। अगर मान लो यहाँ से करंट I आ रहा है और कुछ करंट यहाँ से चला जाए, I1 यहाँ से वोल्ट मीटर में से होकर चला जाए, बचा हुआ कितना करंट बचा, I में से I1 माइनस कर दो, I माइनस I1 यहाँ R में से जाएगा, रेजिस्टेंस R में से I माइनस I1 चला गया, सही है। अगर कुछ करंट यहाँ पे चला जाए, सोचो अगर वोल्ट मीटर में से, ठीक है, तो प्रॉब्लम हो जाएगा, पता है क्यों, क्योंकि कुछ ड्रॉप तो यहीं पे हो जाएगा ना। मतलब यहाँ से एनर्जी लेके आया था कितनी, सपोज इलेक्ट्रॉन यहाँ से चले थे, 1 कूलम चार्ज यहाँ से चला था, 20 जूल लेके आया था, तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिखाना चाहिए था, 20 जूल, लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉन इसमें से चले गए। अगर इसमें से चले गए वो वाला ड्रॉप थोड़ी ना दिखाएगा ये। मान लो कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ चले गए और उसके कारण इस पोटेंशियल डिफरेंस के क्रॉस जो ड्रॉप हुआ 5 जूल पर कूलम का हुआ, और यहाँ आपको रीडिंग 15 जूल पर कूलम ही शो कर रहा है, तो क्या ये असली रीडिंग है, नहीं। यानी कि आपको यहाँ से करंट नहीं जाने देना है, आपको V में से करंट को नहीं जाने देना है, ध्यान से सुन लीजिए। V में से करंट को नहीं जाने देने का मतलब है कि V जो वोल्ट मीटर लगा है उसका रेजिस्टेंस हाई कर दो। तो आपका जो वोल्ट मीटर होता है उसका रेजिस्टेंस क्या करना है आपको, हाई, ठीक है। अगर आप इसका रेजिस्टेंस हाई कर दोगे तो ये वाली ब्रांच में से कोई करंट जाएगा ही नहीं, सारा करंट कहाँ से जाएगा, इस रेजिस्टेंस में से, और जब सारा करंट इस रेजिस्टेंस में से जाएगा इसका मतलब सारे इलेक्ट्रॉन यहीं से जा रहे हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन जितना भी इस रजिस्टर के अक्रॉस एनर्जी अपना ड्रॉप करेंगे वही ये वोल्ट मीटर आपको दिखा देगा। बहुत शॉर्ट में वीडियो बच्चों लंबा हो जाता है, अगर आपको क्लास कॉन्सेप्ट और सीखने हो तो क्लास करिए, वहाँ मैंने बहुत ही डिटेल में कराया हुआ है। तो सुन लो, रेजिस्टेंस हाई रखना आपको, किसका, वोल्ट मीटर का, सही है। ये हुआ पहला जवाब। दूसरा सुनिए, बच्चे बोलते हैं कि एमीटर का रेजिस्टेंस लो क्यों रखना है सर। अरे भाई एमीटर को आप लोग कैसे लगाते हो, सीरीज में, ठीक, तो इसका रेजिस्टेंस तो आपको लो रखना ही होगा ना। इसका रेजिस्टेंस कैसे रखना होगा एमीटर का, एमीटर क्या करता है, एमीटर करंट मेजर करता है भैया। यहाँ पे बैटरी लगी हुई है प्लस माइनस, ठीक है ना, स्विच आपने ऑन कर दिया, स्विच ऑन है, जब यहाँ से करंट चलेगा सारा करंट तो एमीटर में से होके जाना है, ठीक है ना। आपको इसका रेजिस्टेंस लो रखना पड़ेगा, नहीं तो क्या करेगा ये एमीटर, करंट में रुकावट पैदा करेगा, अच्छे से करंट नहीं फ्लो कर पाएगा,
ठीक है ना, बात समझ में आएगी नहीं? तो ये चीज़ है, तो ये रीडिंग कहाँ से ठीक से देगा करंट की, तो इसका रेजिस्टेंस लो होना चाहिए क्योंकि इसमें से सारा करंट पास करवाना है हमें, बात समझ में आएगी नहीं? तो ये सब कुछ क्वेश्चन थे बेसिक जो हमने आपको बता दिए, क्योंकि एमीटर करंट की रीडिंग देता है, सारे करंट की रीडिंग चाहिए ना आपको। सारे करंट का मतलब क्या होता है भाई, चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, ठीक है, बात समझो ना। आई की वैल्यू क्या होती है, Q/T, यानी कि चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। अब बैटरी V वोल्ट की लगी, वो तो भेज रही है मान लो 10 चार्जेस भेज रही है पर सेकेंड, पर ये 10 चार्ज को पास करेगा, लेकिन पर सेकेंड ये 10 चार्जेस को पास नहीं करता है, पर सेकेंड ये 8 चार्जेस को ही पास करना अलाउ करेगा एमीटर, अगर इसका रेजिस्टेंस हाई हो गया तो इसका मतलब करंट की वैल्यू, यहां से कितना करंट भेजा गया था, 10 चार्ज पर यूनिट टाइम भेजे गए थे। करंट क्या होता है भाई, चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, यहां से 10 चार्ज भेजे गए थे, लेकिन यहां से पर सेकेंड 10 की जगह 8 ही चार्ज गए, सही है ना, तो ये तो कम शो कर रहा है करंट, ठीक है, इसलिए इसका रेजिस्टेंस लो रखो, ताकि जब बैटरी यहाँ से 10 चार्ज पर यूनिट टाइम भेजती तो इसमें से भी 10 चार्ज पर यूनिट टाइम पास कर जाए। ऐसा तभी होगा जब एमीटर का रेजिस्टेंस आप लो रखोगे, बात सुनिए। उसके बाद कहते हैं सर वोल्ट मीटर को सीरीज में क्यों नहीं लगाते हैं, वोल्ट मीटर को सर सीरीज में लगा दो, ये सारे क्वेश्चन है बच्चों के। तो वोल्ट मीटर का मैं सीरीज में लगा दूं तो दिमाग लगाइए जरा, इस आर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कैसे मेजर करोगे बताओ। और एक खास बात और कि जब यहाँ से करंट जाएगा वी में से तो कुछ ना कुछ ड्रॉप तो यहीं पे हो जाएगा। तो ये सब बहुत सारा कॉम्प्लिकेशन है, ये सब क्लास में हमने डिटेल में सिखाया हुआ है। अब मोटी मोटी बात, वोल्ट मीटर को आपको पैरेलल में लगाना है और एमीटर का आपको हमेशा सीरीज में लगाना है। वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस हाई होना चाहिए और एमीटर का रेजिस्टेंस लो होना चाहिए, याद रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन एंड स्क्रीन पे आ रहा होगा, जाते जाते कमेंट सेक्शन में जो पिन कमेंट है उसको चेक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।